तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो देखने के बाद मान लो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि आज की वीडियो में शुरू से आखिर तक लेके अपन टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि टीचिंग मेथड रीड में 10 से 11 नंबरों के आते हैं। तो आपको ये मानना है कि आपके 10 से 11 नंबर इस वीडियो के खत्म होते होते एकदम श्योर हो गए। क्यों? क्योंकि इस एक वीडियो में मैं शुरू से लेके आखिर तक टीचिंग मेथड पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के अपन है ना ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड चालू करते हैं, जो सबसे पुराना मेथड है। अब ये मेथड सबसे पुराना है, इसलिए इसको आपको पता है एशियंट मेथड भी कहते हैं, है ना। इसको अननेचुरल मेथड भी कहते हैं। अब इसको अननेचुरल मेथड क्यों कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये देखिए, आपको पता है कि अपनी 4 स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और ये ही इनका नेचुरल है, वो सीक्वेंस है। लेकिन जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ना, वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसका एम्फेसिस सिर्फ है ना लिसनिंग पे रहता है और रीडिंग पे रहता है। इसका स्पीकिंग और राइटिंग पे ना कोई एम्फेसिस नहीं रहता। इसीलिए इसको अननेचुरल मेथड भी कहते हैं। तो मैंने इसके दो नाम बता दिया आपको। एक तो आपको मैंने बता दिया एशियंट मेथड, है ना, और दूसरा बता दिया, सॉरी, हाँ, अननेचुरल मेथड। ये नाम आपको याद रखने। अब एक इसका तीसरा नाम और है। वो तीसरा नाम डिपेंड करता है कि ये पैदा कहाँ पे हुआ था, ये इसको इन्वेंट कहाँ पे किया गया था। तो देखिए, ये मेथड है ना, ये जर्मनी में इमर्ज हुआ था। और जर्मनी को उस समय बोलते थे प्रूशिया। प्रूशिया नाम की एक जगह पे हुआ था, जो आज का मॉडर्न डे जर्मनी है। इसलिए इस मेथड को है ना प्रूशियन मेथड भी कहते हैं। प्रूशियन मेथड, ठीक है। और ये इसका टाइम क्या था? ये करीबन 1750 के आसपास है ना शुरू हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेट 18th सेंचुरी। अब देखिए, जैसे 1700 कुछ चल रहे हैं ना, तो सेंचुरी मतलब निकालने के लिए अपन इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 18, यानी 18वीं सदी। 1700 कुछ चल रहे हैं तो सदी निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 18वीं सदी। यानी 1750 यानी 18वीं सदी के मध्य तक। ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसमें मुझे पता है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना। और अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 1850 से लेके 19वीं, सॉरी, 1750 से लेके 18वीं सदी तक, सॉरी, 1800 तक है ना, ये क्या डेवलप हो रहा था, है ना। It was initially devised from the teaching classical language such as Latin and Greek। अब आप ये पूछोगे कि भाई साहब, इसको इन्वेंट क्यों किया गया? तो इसको इसीलिए इन्वेंट किया गया, देखिए इसका ना उस समय कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि बच्चों को दूसरी भाषाएं सिखाई जाए। इसका इन्वेंशन हुआ था जो ग्रीक और लैटिन में जो वर्क्स लिखे हुए थे ना, जो मतलब बड़े बड़े साहित्यकारों के साहित्य थे, उनको अपनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए तो इस लैंग्वेज में, जैसा कि आपने सुना होगा, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होता है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड फॉर वर्ड होता है। आपने वर्ड, आप जैसे नॉर्मली बोल लोग है ना वर्ड टू वर्ड बोलते हैं, वो नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। तो इसका इन्वेंशन क्यों हुआ था? इसका इन्वेंशन इसलिए हुआ था ताकि जो लेटिन और ग्रीक वर्क्स है ना, उनको फ्रांस और जर्मन वाले अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सके। इसलिए ये जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसका इजाद हुआ था। जैसा कि देखिए, मैंने बता दिया कि वाई इट बिगेन। द फोकस वाज ऑन स्कॉलरली एंड एकेडमिक पर्पस। जो फोकस था वो स्कॉलरली और एकेडमिक पर्पस पे था, नॉट ऑन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन पे इसका कोई पर्पस नहीं था, और इसलिए ये इन्वेंट भी नहीं किया। ये तो वो कहे जी हाँ, अपनी भाषा में जो कहते हैं जोरा मर्दी ले आया, क्योंकि कोई मेथड होगा नहीं, लोग ही नहीं जानता, इन्हें यूज लेवल आ गया। लैटिन एंड ग्रीक वर द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। आपको पता है लैटिन और ग्रीक थी उस समय बहुत बड़ी लैंग्वेज मानी जाती थी। जैसे आपको पता है कि अपने यहाँ जैसे संस्कृत को माना जाता है ना, संस्कृत को बहुत ही मतलब विद्वानों की भाषा माना जाता था पहले। उसी तरह से लैटिन और ग्रीक को भी है ना पहले विद्वानों की भाषा माना जाता था। इसीलिए तो आपको पता है पुराने जितने भी वर्क लिखे हुए थे ना, चाहे इंग्लिश भी, अगर मतलब कोई ब्रिटेन का भी अगर कोई लेखक वर्क लिखता था ना, तो आपको पता है वो किस भाषा में लिखता था? वो लिखता था लैटिन और ग्रीक में, अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए। आगे चलते हैं ना। जीटीएम, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, है ना, emphasize written language proficiency over oral communication। ये क्या करता था कि रिटन लैंग्वेज है ना, उसकी प्रोफिशिएंसी ओरल लैंग्वेज पे ज्यादा रखता था। यानी ये लिखे हुए चीज पे, या जो मतलब ग्रामेटिकल काम होता था ना, या एक मान लीजिए कि लिटरेचर काम होता था, उसको ये कम्युनिकेशन से ज्यादा महत्व देता था। अगर सीधी सीधी बात करें, जो लिटरेरी वर्क होते थे उनको ये ज्यादा महत्व देता था कम्युनिकेशन से, है ना। तो आगे देखिए, सिंस दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस वर नो लॉन्गर स्पोकन। जैसा कि अब ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है जैसे लैटिन और ग्रीक है, वो अब नहीं बोली जाती, है ना। तो इसलिए क्या हो गया कि इनको इंग्लिश में ले आया गया। आगे देखिए, अब इसके साथ दो जो बड़े बड़े नाम जुड़े हैं वो क्या है, क्योंकि आपको पता है इससे भी आपके सवाल आ सकता है।
तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक इन्वेंटर। कोई मतलब एक सिंगल आदमी का नाम नहीं आता कि हाँ भाई कोई बंदा हाथ खड़ा करके कहते कि मैंने इसको इन्वेंट किया था, ऐसा कोई नाम नहीं आता। बट इज रूटेड इन ट्रेडिशनल क्लासिकल एजुकेशन प्रैक्टिस, जो कि लेकिन ये जो ट्रेडिशनल क्लासिकल प्रैक्टिस है ना, उसकी जड़ है इसमें। जैसे कि देखिए फिगर्स लाइक कार्ल प्लोड्स, अब ये क्या एक जर्मन स्कॉलर है तो इसलिए इसका नाम भी अजीब है, कार्ल प्लोड्स, प्लोड तो नाम आ गया ना। कार्ल प्लोड्स एक जर्मन स्कॉलर है, जर्मन का विद्वान था, आर एसोसिएटेड विद फॉर्मलाइजिंग द मेथड। देखिए ये मेथड पहले से ही था, लेकिन इसको एक मतलब वे में जचाना और लोगों के सामने पेश करना, ये काम किसने किया? कार्ल प्लोज ने। अब ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग इन 19वीं सेंचुरी, यानी 18वीं सदी के आसपास इसने लोगों के आगे ये मेथड पेश किया। अब देखिए इसका एजुकेशन में यूज कि भाई अपने मतलब ये क्या काम आएगा, तो अपने ये इस काम आएगा। देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब देखिए आपको मैं सीधे सीधे अपनी भाषा में बता देता हूँ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने बचपन में जब भी स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है तो आपके साथ क्या हुआ होगा? एक मास्टर आयो कॉपियां ला तोला 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 तोला, तो अगर सरकारी स्कूल में थे बड़े डाओ अला तो वो क्या करते हो गया जी हाँ, जो भी मतलब उसका लिखा हुआ होता था ना, जैसे मान लो किताब में कुछ भी छपा हुआ है तो जो डिफिकल्ट मीनिंग होती है ना उसके नीचे वो हिंदियत लिख के लाता था। वो आता था बच्चों को चुपचाप बिठा देता था और अब क्या करता था कि अब शुरू से पढ़ना शुरू करता था पाठ को, शुरू से लेके आखिर तक पाठ की हर एक लाइन को पढ़ता था और अपने को भी है ना हर एक शब्द का हिंदियत बताता था। और अपने को कहता था एक पेंसिल रखो अपने पास और जो ये मुश्किल शब्द है ना, इनको कॉपी में लिख लो भाई साहब, यही ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड है, ये ही ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है। मतलब जो अपन जिस मेथड से पढ़े ना वो यही मेथड है। टारगेट लैंग्वेज इसमें बोली नहीं जाती, न इतना कोई महत्व रखती है। टीचर को खुद को भी टारगेट लैंग्वेज का यानी अगर यहाँ पर अपन बात करें तो मान लो इंग्लिश का कोई ज्ञान ही नहीं होता, बस वो आता है वो हिंदियत लिख के लाता है वो अपने को सुना देता है, हर एक मीनिंग का अपने को हिंदियत पता चल जाता है, अपन भी खुश हो जाते हैं हाँ यार गुरुजी पाठ पढ़ा दियो। ये ही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। तो अब देखो आपको ये सवाल है ना, कोई फैक्ट टू फैक्ट नहीं आएगा, आपके सवाल कैसे आएगा? आपके ना वो सवाल पूछेंगे कॉन्सेप्ट से, तो आपको पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें टारगेट लैंग्वेज का ही उपयोग नहीं होता, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टारगेट लैंग्वेज का ही उपयोग नहीं होता, तो आप क्या जवाब दोगे? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। वो पूछ लेगा सबसे पुराना मेथड कौन सा है, मैंने आपको सबसे पहले कौन सा पढ़ाया है? जीटी मेथड, तो सबसे पुराना भी होगा जीटी मेथड, है ना। तो सवाल ऐसे बनेंगे और आपको ऐसे ही जवाब देने हैं, एकदम लॉजिकल सवाल बनते हैं, आपको एकदम लॉजिकल जवाब देने। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको पता है वो पुरानी भाषाएं बोली जानी बंद हो गई थी, तो अब जो मॉडर्न लैंग्वेज थी ना उसको इनसे सिखाया जाने लगा। वो मॉडर्न लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इट्स प्राइमरली फोकस वाज ऑन एनेबल स्टूडेंट टू रीड एंड राइट इन टारगेट लैंग्वेज। भाई साहब इसका मेन फोकस क्या था? रीड और राइट करना था टारगेट लैंग्वेज में, सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में पढ़ सके लिख सके, बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। अपन भी तो देखो, आपको मेरे को बहुत से लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती है, आप कोई भी मूवी कुछ भी कोई अंग्रेज भी अगर आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप आराम से उसकी बात समझ सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। ये कारण क्या है? क्योंकि अपने को कभी कम्युनिकेशन करवाई नहीं गई, अपने को कम्युनिकेशन नहीं करवाई गई। अपन किस भाषा से सीखे, अपन कौन से मेथड से सीखे हुए? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से। तो इसीलिए अपने पे मान लो जो जो कमियां है ना वो इन स्टूडेंट्स में कमियां रहेंगी, और इसीलिए ये अच्छा मेथड नहीं माना जाता। क्योंकि आज अपने को 15 से 16 साल हो गए इंग्लिश पढ़ते, लेकिन अब तक अपने को इंग्लिश नहीं आती, तो ये इस मेथड की कमी है। आगे चलते, अपनी कमी नहीं है, अपने को सब आता है, इस मेथड की कमी है। आगे चलते हैं ना। अब देखिए आगे कुछ डिटेल्स है। एप्लीकेशन इन एजुकेशन क्लासिकल लैंग्वेज इनिशियली डेवलप फॉर टीचिंग लैटिन एंड एशियंट एंड ग्रीक मतलब लैंग्वेज। अब आपको पता है कि इसको डेवलप किसके लिए किया गया था? भाई लैटिन, एशियंट और ग्रीक लैंग्वेज को सिखाने के लिए। द मेथड वाज हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री टेक्स्ट। भाई इस मेथड ने बच्चों की क्या मदद की कि वो जो क्लासिकल लिटरेचर था उसको समझ सकते थे, हिस्ट्री को समझ सकते थे, और जो मतलब भाई शास्त्र सॉरी दर्शन शास्त्र था उसको वो समझ सकते थे। तो इस मेथड ने वो मदद दी, लेकिन ये मेथड कभी भी बच्चों को वो लैंग्वेज बोलना नहीं सिखा पाया। आप मेरी हर एक बात पे ध्यान रखना, चाहे मैं मजाक ही करूं लेकिन उन सब से सवाल बनेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लर्न टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स क्लासिकल वर्क्स इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। अब आप एक बात ध्यान रखिए, आपको पता है जब भी कोई मतलब लिटरेचर का मतलब मान लो कोई कवि होता है तो वो एकदम ही ज्ञान बोल देता है। मतलब वो क्या करता है जितने मुश्किल वर्ड हो सकते हैं ना उतने मुश्किल वर्ड यूज लेता है।
तो बच्चा चाहे जैसा मुश्किल वर्क दे दो, उसको ट्रांसलेट करना तो सीख जाता, या अपना उसने कुछ लिखा है उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट तो कर देता, लेकिन कभी भी वो लैंग्वेज बोल नहीं सकता। आगे चलते है ना। 20वीं सदी के आते आते क्या हुआ, जीटीएम है ना, उसने मतलब इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच इन भाषाओं को भी अडेप्ट कर लिया, यानी इन भाषाओं को सिखाने को लिए भी है ना इसका यूज लिए गए जाने लगा। आप ये भी देख लीजिए, आज तक हम इसका उपयोग लेते हैं। ये सबसे मतलब बुरा मेथड माना जाता है एक तरह से, लेकिन आज भी हम इसका यूज लेते हैं, है ना। द मेथड फोकस ऑन हेल्पिंग लर्नर्स गेन ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी टू रीड एंड राइट वर्क इन दोज लैंग्वेज। अब इसमें किया क्या जाता है, बच्चों को एक तो ग्रामर अलग से दी जाती है, और है ना, एक बात आप याद रखना कि इनको है ना इंडक्टिव मेथड से पढ़ा जाता है, सॉरी एक सेकेंड, डिडक्टिव मेथड से, है ना। डिडक्टिव, जो डिडक्टिव मेथड है ना, उससे बच्चों को ग्रामर दी जाती है, यानी पहले रूल बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। दो तरह के देखिए होते हैं, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले तो क्या होता है, रूल बताया जाता है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब पहले आपको प्रॉब्लम दिखाई जाती है, उसके बाद उसके रूल दिए जाते हैं, और यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसमें क्या है, ये बुरा मेथड है, तो इसमें बुरे वाला मतलब जो ये मेथड है वो यूज लिया गया है। तो कौन सा मेथड है, डिडक्टिव मेथड यूज लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जीटीएम वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सेकेंडरी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये है ना, बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप ये मान के चलो ना, जो 10वीं 11वीं के बच्चे हैं या जो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत सही चीज है। क्यों, क्योंकि वो अपना काम निकाल सकते हैं इससे। मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, अब उसे रिसर्च करनी है किसी मतलब टॉपिक पे, अब वो क्या करेगा कि अब अगर उसे इस मेथड का नॉलेज है ना, तो वो क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है लगभग ये जो जितने भी मतलब साइंस के काम है वो सारी इंग्लिश में, तो उनको ट्रांसलेट कर पाएगा और अपनी रिसर्च कर पाएगा। और यही स्कूल के बच्चों के साथ होता है, लेकिन ये नर्सरी बच्चों के लिए काम की नहीं है। आगे चलते हैं। और ये देखिए कि इंडिया में ये सबसे कॉमन मेथड है, आज भी सबसे ज्यादा स्कूलों में यही मेथड यूज लिया जाता है। इट वॉज ए कॉमन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल परसूट। एग्जामिनेशन के लिए भी वह इसी मेथड को प्रसूट करते हैं, और अगर वो उसे जॉब करनी हो और कहीं जाना हो तो भी वह इसी मेथड को प्रसूट करते हैं। ठीक है। की कैरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन ग्रामर रूल्स। इसमें ग्रामर रूल्स पे फोकस किया जाता है। देखिए अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आगे जो मेथड आएंगे ना उनमें इंग्लिश सिखाई जाएगी, वो भी बिना ग्रामर की। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे, देखिए ऐसा है और ऐसा होगा, मैं आपको बता दूंगा, अभी आप इनको पढ़िए। इनमें इंग्लिश सिखाई जाएगी बिना ग्रामर के, लेकिन इसमें ना ग्रामर पे जोर दिया जाता है, यानी बच्चों को अलग से ग्रामर सिखाई जाती है, ग्रामर ग्रामर की किताब दे दी जाती है, जैसे अपने आती थी ग्रामर की किताब आती थी ना, तो बच्चों को वो ग्रामर की किताब दे दी जाती है कि पढ़ो ग्रामर, और वोकेबलरी अलग से दी जाती है, वोकेबलरी की लिस्ट दी जाती है कि इनको याद करो, ताकि जब वो किसी वर्ग को ट्रांसलेट कर रहे हो और उनके आगे वो शब्द आए तो उन्हें दिक्कत नहीं हो, है ना। आगे चलते हैं। Translation exercise. Student practice translating text to, sorry, student practice translating text to and from the target language, emphasizing written rather than spoken language. अब उनको क्या प्रैक्टिस करवाई जाती है, उन्हें पन्ने दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि भाई ट्रांसलेट करो इनको। जैसे अपने नहीं होता था कि मान लो अपने को कुछ शब्द दे दिए जाते थे कि इनसे स्टोरी बनाओ और बनाओ, मान लो वो ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप हमारी जो एजुकेशन हुई है ना, वो नॉर्मली इसी मेथड पे हुई है। और अब ये आगे ये ना, ये क्या है, ये मतलब एकदम जो कल्ट फॉलो करने वाले होते हैं ना वो कराते हैं। मान लो अपने टीचर्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अपने टीचर्स को तो कोई पता भी नहीं था कि ये कोई मेथड भी होता है, ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन जो असली मेथड होता था ना, उसमें कुछ एक्सरसाइज भी कराई जाती थी। वो एक्सरसाइज है ये क्या, कि बच्चों को मतलब काम दिया जाता था कि ये लो वर्क, इसको ट्रांसलेट करो। मान लो एक पन्ने में कुछ लिखा हुआ होगा, वो दे दिया जाएगा कि इसको ट्रांसलेट करो, है ना। या फिर मतलब एक कुछ उसकी भाषा में, मान लो वो हिंदी बोलता है तो वो दे दिया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा कि आप ना इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो ये चीज़ें कराई जाती थी। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो टारगेट लैंग्वेज होती है ना, वो यूज़ नहीं होती, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं सिखाया जाता उसका। कि भाई ये नहीं बताया जाता कि तू जब दुकान पर सब्जी लेने जाओ तो सब्जियां रहना या क्या करना, मैंने 1 किलो आलू चाहिए, आई वॉन्ट 1 kg आलू ना। आ चीज़ कौन सिखावे, तने ये सिखाओगा भाई जी 1 किलो आलू दे दो, क्यों, क्योंकि क्लास में भी तो वही लैंग्वेज बोली है ना, क्लास में भी तो अपन ने यही लैंग्वेज बोली है, तो अपन आम दुनिया में भी यही लैंग्वेज। जब हमें वो सिखाएंगे ही नहीं कि अपने को जो टारगेट लैंग्वेज है वो असली दुनिया में यूज कैसे लेनी है, तो बच्चा करेगा कैसे। तो इस बात मतलब इस मेथड के कारण है ना, बच्चा है ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो डेवलप नहीं हो पाती। आगे चलते है ना। लिमिटेड स्पीकिंग
एंड लिसनिंग प्रैक्टिस। अब देखिए लिमिटेड स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस होती है, लिमिटेड और नो एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग कन्वर्सेशन और ऑडिटरी स्किल। इसमें ना जो जो स्पीकिंग स्किल है ना उस पे बिल्कुल भी एम्फेसिस नहीं दिया जाता, एम्फेसिस मतलब जोर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, ध्यान ही नहीं दिया जाता। यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, अब देखिए ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, यूज ऑफ नेटिव नेटिव लैंग्वेज। अब क्या है, नेटिव लैंग्वेज यूज की जाती है, टारगेट लैंग्वेज यूज नहीं की जाती। अब आप सोच रहे हो कि मैं एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन इसका कारण है। क्यों? क्योंकि मतलब जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ना, उसका आप निचोड़ निकालो तो 2 लाइन में निकाल सकते हो। क्या? कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, बच्चे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जो कुछ करता है टीचर ही करता है। हाँ, इससे एक बात और ध्यान रखना, जो टीचर है ना, वो ट्राइंट की भूमिका निभाता है, यानी तानाशाही मतलब एक तरह से माहौल होता है। तो अगर ऐसा भी कोई सवाल दे तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात हो रही है। द नेटिव लैंग्वेज वाज प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको पता है कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए, मान लिया अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, वो क्लास में कुछ बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हर चीज क्या कही जाएगी, उसे जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें नहीं बताई जाएगी, उसके नेटिव लैंग्वेज में बताई जाएगी कि भाई साहब आप ये कर रहे हो, या आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सारे इंस्ट्रक्शन है वो आपको उसकी नेटिव लैंग्वेज में दिए जाएंगे, यानी वो भाषा जो वो खुद बोलता है उस लैंग्वेज में। उसको टारगेट लैंग्वेज का मतलब इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया जाएगा कि ये बोलने में असल में होती कैसी है। तभी तो हम आज भी टुडे को टुडे बोलते हैं, है ना, आर को हार बोलते हैं, होल को होल बोलते हैं। ये अपनी कमी क्यों है? क्योंकि अपने 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 जो टीचर थे उनको अपने सिखाया यही, आगे चलते हैं। और हाँ, इस पे देखिए मेमोराइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, जैसे कि देखिए वोकेबलरी मेमोराइजेशन, लिस्ट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स वर मेमोराइज्ड ऑफन विदाउट कॉन्टेक्स्ट। कि वोकेबलरी वोकेबलरी दी जाती है और कहा जाता है इनको याद करो, खींच खींच के याद करो, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा याद करो। तो बच्चा क्या करता है, एक लिस्ट लेता है, बार बार वोकेबलरी याद करता है, और अलग से उसको ग्रामर रूल दिए जाते हैं, वो बार बार पढ़ता है। अब देखिए इसके कुछ फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर कोई क्लास बड़ी है ना, जैसे बहुत ज्यादा बड़ी क्लास है, तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि टीचर को क्या काम करना है, टीचर को तो आगे कॉपी खोलनी है और वो उसको बांचना है, बच्चों को सिर्फ सुनना है। तो अब क्लास चाहे भाई 50,000 बच्चे हो, टीचर को क्या फर्क पड़ा, वो तो माइक में आके बोल गया, है ना। तो ये मेथड सस्ता भी है और इसमें टाइम भी कम लगता है। आप समझ रहे हो, टाइम बर्बाद हुआ नहीं ना, वहीं वो जितने वो टाइम में वो 10 बच्चों को पढ़ा सकता है, उतने टाइम में वो 10,000 बच्चों को भी पढ़ा सकता है। सवाल जवाब का मौका नहीं दिया जाता, तो वैसे देख लीजिए कि उसमें टाइम नहीं लगता। और इसमें ना टीचर है ना, वो एक्सपर्ट नहीं चाहिए लैंग्वेज में, यानी टीचर ऐसे नहीं चाहिए जो टारगेट लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो। तो मतलब सस्ते टीचर में काम हो जाता है, तो ये वैसे सस्ता पड़ गया। तो आपको ये देखना है, ये इकोनॉमिकल है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना। आगे देखिए, लिटरेरी प्रोफिशिएंसी enable student to read and comprehend complex text। मान लीजिए कोई दूसरी भाषा का लिटरेचर लिखा हुआ है, तो आपको पता है लिटरेचर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये क्या करता है कि विद्यार्थियों को इस लायक बना देता है कि वो दूसरी भाषा के है ना, ये जो लिटरेरी वर्क्स है उनको समझ सके। एकेडमिक सुटेबिलिटी, भाई ये है कि आइडियल फॉर एकेडमिक एंड स्कॉलरली पर्पस, कि मतलब विद्वानों की ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि अगर वो रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और उन्हें किसी दूसरी मतलब भाषा में कोई चीज है वो चाहिए, तो ये मतलब सबसे ज्यादा काम का है होगा। तो इस मेथड से वो तुरंत क्या कर पाएंगे, ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब इसकी कमियां जान लेते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है इसकी, मैं इतनी देर से क्या गा रहा हूँ, सबसे बड़ी कमी क्या है इसकी? सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि ये टारगेट लैंग्वेज को यूज ही नहीं करने देता। जो कम्युनिकेशन है उसको ये सिरे से नकार देता है, बच्चे आपस में बात ही नहीं कर सकते। इसमें बात किस तरह से होती है, आपको ये बात और ध्यान रखना है, हमेशा टीचर, है ना, टू स्टूडेंट, हमेशा टीचर टू स्टूडेंट रहती है कन्वर्सेशन की। तो बच्चा आपस में बात नहीं कर सकता, बात कौन करेगा, टीचर से स्टूडेंट करेगा, स्टूडेंट से टीचर करेगा। वो आपस में इसके बारे में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, और जो कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो उन्हें लैंग्वेज आएगी नहीं। मोनोटोनस लर्निंग, अब ये क्या होता है देखिए, हेविली रिलायंट ऑन द रोट लर्निंग एंड रिपीटेटिव एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें क्या होगा कि बस रिलाई किस पर आ जाता है, जो लिटरेरी वर्क है उनको ट्रांसलेशन, उनका ट्रांसलेशन करना सिर्फ इन्हीं पे रिलायबल मतलब रिलाय रिलाई किया जाता है, ठीक है। बच्चे आपस में टेक्स्ट के बारे में बात नहीं करते, या न ही आपको टारगेट लैंग्वेज में बोलने का मौका दिया जाता है। लैक ऑफ कॉन्स्टेक्ट क्या है ये, कॉन्टेक्चुअल
लर्निंग। अब देखिए कॉन्टेक्चुअल लर्निंग का भी इसमें लेक है। वोकेबलरी एंड ग्रामर आर टॉट इन आइसोलेशन विदाउट रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब आपको है ना वोकेबलरी भी बता दी जाएगी, आपको ग्रामर भी बता दी जाएगी, लेकिन उन दोनों को ही रियल लाइफ में यूज करना नहीं बताया जाएगा। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी कमी है। ओवर एम्फोसिस ऑन ट्रांसलेशन। देखिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, अगर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है ना तो आपको ट्रांसलेशन करना छोड़ना होगा। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपन जब एक शब्द सुनते हैं डॉग, तो अपने समाज में अपने दिमाग में क्या आता है? गंडक, है ना? आप पहले क्या सोचेंगे? डॉग, अच्छा कुत्तो, कुत्तो यानी 4 पैर, 1 पूंछ, 1 मुंह, 2 आंखें, 2 कान, छोटो सो घर, लेर भागे भाई जी, पजामी फाड़ दे। ये दिमाग में आता है। लेकिन एक अंग्रेज जब डॉग सुनेगा उसके दिमाग में क्या आएगा? उसके ये दिमाग में नहीं आएगा कुत्ता, उसके दिमाग में क्या आएगा? डॉग। इट मीन्स एनिमल विथ 4 लेग्स, 2 आइज, 2 ईयर्स एंड 1 फेस ऑब्वियसली। आई वुड tear apart your clothes when he is mad। तो अब आपको क्या है ये ध्यान रखना है ना, कि अपन जब कुत्ता सुनते हैं तो पहले अपन ट्रांसलेट करते हैं, फिर अपने को पता चलता है वो चीज क्या है। लेकिन अब जैसे मैं सीधा बोलूँ कुत्ता, तो आपके दिमाग में सीधे कुत्ते की इमेज आएगी। वहीं मैं बोलूँ डॉग, तो पहले आपके दिमाग में कुत्ता आएगा, फिर कुत्ते की इमेज आएगी। तो अंग्रेज कैसे जैसे अपन कोई भी है, अपने को कहते भाई बंदर, तो अपने दिमाग में सीधा हनुमान जी, सॉरी हनुमान जी को दोस्त या जो भी हनुमान जी की सेना भाई, वो दिमाग में आवे। लेकिन जब अंग्रेज ना पका ना बंदर, है ना, सॉरी अपना जब बांदर सुने अपना बांदर दिमाग में आयो। अगर अंग्रेज ना थे बांदर को सुने तो पहले वो ट्रांसलेट करसी, ओहो बांदर इट मींस मंकी विद अ टेल हु जंप्स अराउंड, है ना। तो इस तरीका से वो सोच सको भी वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसलेशन मेथड को यूज वो कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन बोलने में अभी भी मैं लड़खड़ा जाता हूँ। किस कारण से? कॉन्फिडेंस नहीं। गलती अपने आर बार की जो सराउंडिंग है उसकी, है ना। आगे चलते हैं डिक्लाइन इन यूज। अब आपको पता है कि जिस मेथड में इतनी कमियां होगी वो ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो 20वीं सदी आते आते वैज्ञानिकों ने नए मेथड का उपयोग किया और भाई जी का गोडा टिका दिया। मतलब मतलब यूज धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन अब बात सरासर झूठ है। इंडिया में आज भी 90% से ज्यादा ग्रामर के ट्रांसलेशन मेथड का यूज होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सस्ता है और अपने पास ढंग के टीचर्स नहीं है जो और किसी मेथड में अपने को पढ़ा सके। सोचो आपको कभी ऐसा पढ़ाया जाता है कि आप क्लास में जाते हैं और आपको कहा जाता है कि अब तुम्हें तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज बोलनी नहीं है। और अब मारवाड़ी तो थे बोल लगा ही नहीं, हिंदी तो थे बोल लगा ही नहीं, बात होगी इंग्लिश में होगी, चाहिए ना जिस्या इसी कर। तो अपन क्या करते? आप इंग्लिश सीख जाता, है ना। तो लेकिन अभी टीचर्स ने खुद नहीं गुनी और अपना के सिर सिखा दे। तो दिक्कत ये है कि अभी भी इंडिया में इतने एक्सपर्ट टीचर नहीं है कि वो इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा सके। वो किसी ने इसके बारे में कहा है, देखिए शायद रोस ने कहा है ना, रोस नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने कहा है कि यू लर्न एवरीथिंग, यू लर्न एवरीथिंग अबाउट लैंग्वेज, है ना, बट नॉट द लैंग्वेज। क्या मतलब क्या बात कही है। कि मतलब रोस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि आप भाषा के बारे में सब कुछ सीख लेते हो, बस भाषा को ही नहीं सीखते। तगड़ी बात कही है जद्दी वैज्ञानिक है आपा को नहीं। आगे चलते डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि मान लो आपने क्लास में इंटर रखा, अब टीचर ने कह दिया कि और कोई भाषा यूज नहीं होगी, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज नहीं होगी। मान लीजिए जैसे अपन अपना उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप क्लास में गए, अब टीचर ने कह दिया कि भाई साहब इंग्लिश है ना, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में बात होगी, कोई मारवाड़ी हिंदी कुछ नहीं बोलेगा, और जो ही बोल रहे वो मास्टर सूट दे। मतलब कोई हालत में भी अलाउड को नहीं अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना। इससे क्या होगा? मान लीजिए अब बच्चा है, ठीक है, अब उसे बताया जाएगा कि अब मान लीजिए बच्चे को सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा काइट, तो अब उसे ये नहीं बताया जाएगा कि काइट यानी पतंग होता है। अब उसे काइट की फोटो दिखाई जाएगी और कहा जाता है ये काइट होगी, या असली काइट दिखाई जाएगी और कहेगा देखो ये होती है काइट, है ना। तो कोई भी टास्क परफॉर्म करके या ऑडियो विजुअल एड्स है ना उसके थ्रू बताया जाता है कि कोई चीज क्या होती है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। आपने बहुत सी स्कूलों में सुना भी होगा कि हिंदी बोलने में भाई उस स्कूल में इतना फाइन है। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मेथड है ना उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हो नहीं पाता वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए, अब मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको, अब इसके बारे में अपन थोड़े फैक्ट पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। आपके समझ तो आ रहा है ना।
समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से देख लेना, आपको पक्का समझ में आएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखनी है, क्योंकि भाई साहब 10 नंबर कम नहीं होते, 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना डायरेक्ट मेथड है। व्हेन एंड वेयर इट बिगिंस, कब और कहाँ ये शुरू हुआ है ना। द डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेटेड इन यूरोप। अब देखिए ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था ना, उसके विरोध में आया था कि वैज्ञानिक ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से बोर हो चुके थे। अब हुआ क्या कि अब उसके मतलब वैज्ञानिकों को जरूरत समझ में आएगी, किसी ऐसे मेथड की जरूरत है जिससे बच्चा लैंग्वेज को अच्छे से समझ सके और उस लैंग्वेज में बच्चा बात कर सके। क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी कि जब भी वैज्ञानिक या मान लो टीचर्स है वो बच्चों को ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा रहे थे, तो बच्चे है ना अब वो लैंग्वेज सीख नहीं पा रहे थे, यानी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। तो एक ऐसा मेथड इजाद किया जाए, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मेथड इजाद किया जाए जिससे क्या हो कि बच्चे है ना वो उस लैंग्वेज में बात भी कर सके। तब वैज्ञानिक लेके आए डायरेक्ट मेथड को। अब देखिए ये क्या होता है, पहली बात ये कि ये यूरोप में इसका इन्वेंशन हुआ, ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ, यूरोप में 19th सेंचुरी के आसपास, यानी सन एंड में है ना, 19th सेंचुरी के एंड में। तो आप कब बोलोगे इसे, ये 19वीं सदी के आसपास, सॉरी 1900 में, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में ये हुआ था, है ना। पर्टिकुलरली इन जर्मनी, और ये भी कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। आपको ये बात समझनी है कहाँ हुआ ये, इसका इजाद भी जर्मनी में हुआ और फ्रांस में। जर्मनी और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसका इजाद किया। देखिए एज ए रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, किसके विरोध में, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। आगे चलते हैं। By the early 20th century, it gained popularity and spread to the other part of the world। भाई 20वीं सदी के आते आते यानी 1901 के आसपास आते आते इसने है ना खूब ख्याति की कि भाई लोग बात करते थे कि एक ऐसा मेथड आया जिससे बच्चे फटाफट इंग्लिश में बात करते हैं या फटाफट टारगेट लैंग्वेज में बात करते हैं। तो भाई इसे है ना पॉपुलरिटी मिली और धीरे धीरे ज़्यादा लोग है ना इसका उपयोग लेने लगे। और हुआ क्या कि ये दुनिया के और हिस्सों में फैली। वाई इट बिगेन, अपन ने बात कर ली कि भाई ये शुरू क्यों, यही कि बच्चों को मतलब लोगों को जरूरत महसूस हुई कि एक अपने को एक ऐसा मेथड चाहिए जिसमें बच्चे है ना टारगेट लैंग्वेज में बात भी कर सके। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं ना। एडुकेटर्स sought a more natural approach to language learning, emphasis oral proficiency over rote memorization and translation। कि भाई जो एजुकेटर्स है ना, जो टीचर्स वगैरह है, उनको ये महसूस हुआ कि एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो और ज़्यादा नेचुरल हो। आपको एक बात और बता दूं, LSRW है ना, ये इसको इसी सीक्वेंस में फॉलो करता है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, नेचुरल मेथड कहते हैं इसको, बर्लीज मेथड भी कहते हैं, है ना। ये दो नाम है इसको, आपके डायरेक्ट मेथड के ये दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टारगेट लैंग्वेज ही यूज की जाती है। इन्फ्लुएंस बाय द बिलीफ लर्निंग ए सेकंड लैंग्वेज शुड बी मिमिक द वे चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। अब अंग्रेजी यहाँ सीखनी चाहिए, अंग्रेजी यहाँ सीखनी चाहिए जहाँ अंग्रेज सीखा है। जैसे कि अंग्रेजी कैसे सीखता है, वैसे ही जैसे आपने मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, शेखावाटी सीखी थी, कैसे आप बचपन से जिस घर में पैदा हुए उसमें वही लैंग्वेज बोली जाती थी, वही लैंग्वेज बोली जाती थी, तो आपको वो लैंग्वेज आने लगी। तो इसी बात पे जोर दिया जाता है कि अगर बच्चे के हर बार वही वो लैंग्वेज बोली जाएगी तो बच्चा उस लैंग्वेज को ग्रहण कर लेगा और वो लैंग्वेज बोलने लगेगा। अब इसकी की फिगर्स कौन थे, है ना। मैक्सिमिलियन बर्लिज, अभी मैंने बताया था कि इस मेथड को बर्लिज मेथड भी कहते हैं, वो इसी के कारण कहते हैं। ये जो मैक्सिमिलियन बर्लिज है ना, इसी ने इस मेथड को लोगों के सामने पेश किया था, इसलिए इस मेथड का नाम बर्लिज मेथड भी है ना। जर्मन अमेरिकन एजुकेटर, एक जर्मन अमेरिकन एजुकेटर था, है ना, वाज अ प्रोमिनेंट हिज बर्लिज मेथड, यानी जो डायरेक्ट मेथड है ना, डेवलप्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी यानी 1880-90 के आसपास, है ना। इम्बॉडीड मेनी प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्ट मेथड, यानी ये मान लो आपको ये सीखना है कि अगर कोई पूछे कि बर्लिज मेथड भाई जो डायरेक्ट मेथड है उसको किसने इजाद किया, और अगर ऑप्शंस में ये नाम हो क्या, मैक्सिमम बर्लिज, तो आपको टिक कर देना है। भाई एम क्या है, डायरेक्ट मेथड आखिर चाहता क्या है ना। डायरेक्ट मेथड के एम्स क्या है, डायरेक्ट मेथड चाहता क्या, तो डायरेक्ट मेथड ये चाहता है क्या, डेवलप ओरल प्रोफिशिएंसी,
भाई फ्लुएंसी किस में हो, टारगेट लैंग्वेज में ओरल फ्लुएंसी आ जाए, बच्चा भाषा बोलनी सीख जाए ना। द प्राइमरी गोल इज टू एनेबल लर्नर टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द टारगेट लैंग्वेज। भाई प्राइमरी गोल क्या है कि बच्चा जो अपनी ये लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, उसको बोलना और समझना सीख जाए। ठीक है, फ्लुएंटली फ्लुएंटली बोलना और समझना सीख जाए, ये चीज और है। एंड एक्यूरेटली इन एवरी सिचुएशंस। अब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर इसमें बच्चा हल्की सी भी गलती करते हैं ना, तो टीचर तुरंत है ना उसको करेक्ट करता है। इसमें इरर्स को है ना टॉलरेट नहीं किया जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, कि जो इरर्स है ना, उनको टॉलरेट नहीं किया जाता, तुरंत बच्चे को सही किया जाता है ताकि वो गलती आदत नहीं बने। आगे आप सीएलटी मेथड पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि भाई जो गलतियां है ना उसको नेचुरल माना गया है, तो टीचर क्या करता है, बच्चे की गलतियों को सहता है। लेकिन यहाँ पे मतलब गलतियों को नहीं सहा जाता, चप्पल काट के टीचर जल्दी सुन ले ऐसी कोई बात नहीं है, बस होता ही ये है कि भाई टीचर है वो तुरंत करेक्ट कर देता है बच्चों को। आपको ये बात ध्यान रखनी है ना। प्रमोट नेचुरल लैंग्वेज यूज, और इसमें क्या प्रमोट किया जाता है कि भाई नेचुरल लैंग्वेज यूज प्रमोट किया जाता है, कि आप अपने नॉर्मल भाषा की जगह ना टारगेट लैंग्वेज को यूज करो, आपको भाषा आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपका भाई आपको इंग्लिश सिखाएगा। आपको आपको करना ये है कि आप जब भी अपने प्रियतम या प्रियसी के साथ डेट पे जाओ, दोनों को बात करनी है इंग्लिश में। अब तन चाहे गाँव ढेर सम गाँव तन बावड़ो समझे जाए, ठीक। लेकिन थाने क्या करना है, थाने यो करना है कि एक दूसरे से इंग्लिश में बात करनी है। वो पिज्जा और आवे ना जो करो, ब्रदर आई वांट ए पिज्जा, और पिज्जा भी मत बोलना, पिज्जा, ब्रदर आई वांट पिज्जा। तो मेरे को कह रहा है बाया, तू रोज ना है कि तो मारवाड़ी में बोल के जा, आज तो इंग्लिश क्यों आ रही है। नो नो, आई डोंट स्पीक एनी मारवाड़ी, आई स्पीक ओनली इंग्लिश। उससे इस तरह से बात करनी है, ठीक है। तब आपको क्या इंग्लिश आ जाएगी। अब आपकी बेइज्जती हो नहीं हो देखो वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश जरूर आ जाएगी आगे चलते। देखो कर मत लेना, मैं तो कर रहा हूँ बकवास, लोग हंसेंगे, तुम नाम मेरा लोगे फिर, वो कमेंट में गालियां मेरे को दोगे। प्रमोट नेचुरल लैंग्वेज यूज, है ना, इनकरेज लर्नर टू थिंक डायरेक्टली इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए इसका मेन गोल क्या होता है कि बच्चे को ट्रांसलेट मतलब करना ही ना पड़े अपने दिमाग में, उससे सीधा है ना वो सोचे ही टारगेट लैंग्वेज है, मतलब सोच। अब सेंटेंस अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, पहले अपन सेंटेंस को दिमाग में बनाते, फिर अपन उसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये मतलब ये मेथड ये चाहता है कि बच्चा दिमाग में सोचे इंग्लिश में और जवाब ही इंग्लिश में दे, हर चीज मतलब उसके दिमाग में इंग्लिश में ही चले। ये कब होगा, जब उसके इन्वायरमेंट में इंग्लिश बार बार बोली जाएगी। ये क्या किया जाता है, इन्वायरमेंट ही क्रिएट किया जाता है। देखिए आपने कभी स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया होगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये इन्वायरमेंट दिया जा मतलब इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है कि बच्चे को इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिले तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है ना। आगे चलते हैं, बाईपासिंग द नीड और ट्रांसलेशन इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज, कि भाई बाईपास किया जाता है, मतलब उस कोशिश की जाती है कि बचा जाए, है ना, टारगेट लैंग्वेज से बचा, सॉरी नेटिव लैंग्वेज से बचा जाए। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो अपना ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, सॉरी जो डायरेक्ट मेथड है, मेरा भी पता नहीं मुंह से क्या क्या निकल रहा है, जो डायरेक्ट मेथड है ना, उसमें होता ये है कि उसमें अलाउड ही नहीं है नेटिव लैंग्वेज, यानी बच्चे की खुद की भाषा उसमें अलाउड ही नहीं है। आगे चलते हैं, इनहेंस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। देखिए इसमें इनहेंस क्या की जाती है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल की जाती है। बच्चा सुनेगा इंग्लिश में तो वो बोलेगा इंग्लिश में, तो अपने आप इनहेंस हो जाएगी ना। जब वो सारे दिन ही इंग्लिश बोलेगा तो वो सुनेगा इंग्लिश में, है ना। मतलब हर बार, अब मान लो मेरे हर बार आसपास सब इंग्लिश बोलेंगे, है ना, तो अब मैं इंग्लिश इंग्लिश सुनूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोलूँ भी इंग्लिश में। यहाँ पे हिंदी के टोटे पड़ रहे हैं भाई साहब, ये इंग्लिश बोलने की बात कर, है ना। फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लिसनिंग। भाई स्ट्रॉन्ग लिसनिंग, अब अपने दिक्कत क्या है, अब मेरे मैं भी कभी कभी आपने देखा होगा किसी शब्द पे अटक जाता हूँ, उस शब्द का मेरे को प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है अपनी, है ना, शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, उस कारण हम उस शब्द में लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा कब नहीं होगा, जब आप एक शब्द की बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखिए जो शब्द अब आप एवरीडे मतलब दिन में यूज लेते हैं, मान लीजिए एवरीडे लाइफ में जो शब्द यूज लेते हैं उनमें अपन नहीं अटकते, कारण क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हुई हुई होती है। और कोई नया शब्द आ जाए तो उसमें अपन अटक जाते हैं, कारण क्या है कि अपने उससे बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, वो शब्द अपनी जीभ के लिए अटपटा है, अपनी जीभ की प्रैक्टिस नहीं है भी हिसाब से उड़ना है। आगे चलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, मेकिंग लर्नर कॉन्फिडेंट एंड कन्वर्सेशन इन कन्वर्सेशन, कि भाई जो
कॉम्प्रिहेंशन है यानी उसकी समझ और उसका प्रोनाउंसिएशन है ना, वो क्या करता है, लर्नर को कॉन्फिडेंट बनाता है कन्वर्सेशन करने में। फोस्टर कॉन्सेप्चुअल वोकेबलरी लर्निंग क्या होता है, देखिए, हेल्प स्टूडेंट टू लर्न वोकेबलरी एंड फ्रेज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट रेदर देन थ्रू क्या है ये मेमोराइजेशन। अब देखिए होता क्या है, अपने को कोई फ्रेज और ईडियम्स वगैरह अपने को याद क्यों नहीं होते। अगर मान लो मैं सीधे आपको एक ईडियम या एक फ्रेज दे दूँ, उसका मान लो ये है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। अब मैंने बोल दिया कि भाई, अगर अपनी हिंदी भाषा में बात करें कि डुले हुए दूध में क्योर होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसी तरह बोलूँ कि मान लो मैं वाक्य में प्रयोग करके बोल लूँ, है ना, यू फेल नाउ, व्हाट इज, मेरे को एक वाक्य बनाने दो, यू फेल नाउ, नथिंग हैपन ओवर क्राइंग स्पिल्ड मिल्क, कुछ नहीं होगा अब चिड़िया चुगी है तब रोने से क्या फायदा। देखिए हिंदी में ही वो मजा है, आपको पता है। इंग्लिश में अपने को दिक्कत आती है क्योंकि अपनी प्रैक्टिस नहीं है ना। तो आपको यही बात है कि उसे ना वो सिचुएशन दी जाती है, कोई भी अगर कोई बात सिखाई जाती है तो उसे सिचुएशन दी जाती है, उसी कारण वो उस भाषा में बोलने में सक्षम हो पाता है। टीच ग्रामर इंडक्टिवली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें ग्रामर है ना वो इंडक्टिवली सिखाई जाती है। मान लीजिए अब अपने को कहे कभी भी मारवाड़ी की ग्रामर आती है, नहीं आती ना, या कोई भी लैंग्वेज की जो आप बोलते हो उसकी आपको ग्रामर आती है, नहीं आती। लेकिन आपको पता है कि बाई की न करना है, बायो की न करना है, सिंपल सी बात है। वही बच्चा जब बार बार देखेगा कि जब भी ये किसी आदमी की बात करते हैं ये ही का यूज करते हैं, जब भी ये किसी लड़की की बात करते हैं ये शी का यूज करते हैं, तो ये ग्रामर उसके दिमाग में अपने आप बिल्ड हो जाएगी कि अगर लड़की का नाम लेना है, लड़की का मतलब एज ए प्रोनाउन नाम लेना है तो शी लेंगे, और लड़के का लेना है तो ही लेंगे। समझ गया, ये चीज है इसमें। प्रोवाइड इमर्सिव लैंग्वेज एक्सपोजर। अब देखिए होगा क्या कि जब बच्चे को लैंग्वेज के सामने एक्सपोज किया जाएगा, उसके सामने उसके चारों तरफ जब इंग्लिश इंग्लिश बोले जाएगी, जब टारगेट लैंग्वेज ही बोले जाएगी, तो भाई साहब वो अपने आप है ना इंग्लिश बोलने लगेगा। ये एक सिंपल सी टेक्निक है, आप कभी देख लेना। आपने क्या सोचा अंग्रेज के मतलब बच्चों को वो सिखाते थोड़ी है इंग्लिश, वो भी तो बचपन से इंग्लिश ही बोलते हैं। कारण क्या है, उनको वो वातावरण मिला हुआ है और उस वातावरण के कारण वो क्या करते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं। encourage immediate application, है ना, enable student to immediate apply what they learn in real life conversation setting, promoting particular communication skill। अब वो होता है क्या, जो वो चीज सीखते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में यूज ले लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने कोई नया वर्ड सीखा, मान लीजिए उन्होंने सीखा कि भाई इस चीज को पेन कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अपने दोस्त की तरफ मुंह करेंगे और बोलेंगे आई वॉन्ट योर पेन, भाई मुझे तेरा पेन चाहिए, है ना, आई हैव योर पेन, मेरे पास तुम्हारा पेन है, यू वॉन्ट माई पेन, तुम्हें मेरा पेन चाहिए। ऐसे क्या करेंगे, वो तुरंत लैंग्वेज को यूज कर लेंगे और इससे होगा क्या, उससे वो चीज उसके दिमाग में पक्की हो जाएगी। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, एक दो बार आपने इंग्लिश में वाक्य बोल दिया किसी के सामने तो आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर वो आसानी से ना उस चीज का उपयोग कर पाएंगे लैंग्वेज सीखने के लिए। रिड्यूस फियर फॉर स्पीकिंग एंड फोस्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वर्बल इंटरेक्शन। आपको पता है ज्यादातर जो टीचर्स है वो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा पाते, उन्हें ग्रामर अच्छे से आती है ना, और उन्हें मतलब वोकेबलरी उनकी अच्छी है, लेकिन वो बोलने में कतराते हैं कि कहीं कोई शब्द गलती से गलत निकल गया तो। अब देखिए मैं तो बेशर्म हूँ, मेरे तो अगर गलत निकले तो निकले, टाइम के साथ सही हो जाएगा। लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छी चीज़ है। आपको भी वही ध्यान रखना, आप यहाँ पे लैंग्वेज सीखने नहीं आए मेरे से, है ना, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेने आए मेरे से, और कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसे कैसे दूंगा। मैंने कहा था मैं आपके 30 में से 30 नंबर बनाऊंगा, और आपके 30 में से 30 नंबर बनेंगे, ये लिख के ले लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए जो मैक्सिमल बर्लिस भाई साहब थे ना, उन्होंने कुछ बात कही थी कि मतलब लैंग्वेज सिखानी कैसे, है ना। नेवर ट्रांसलेट डेमोन्स्ट्रेट, कि भाई कभी है ना ट्रांसलेट मत करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, है ना। नेवर एक्सप्लेन एक्ट, कभी भी है ना एक्सप्लेन मत करना, एक्ट करके बता देना। मान लो बिल्ली, मान लो आपको ये मत बताना कि बिल्ली क्या होती है, बिल्ली ला के दिखा देना या बिल्ली की फोटो ही दिखा देना। नेवर यूज ए सिंगल वर्ड, यूज सेंटेंस, कभी भी एक सिंगल वर्ड यूज मत करना, हमेशा सेंटेंस यूज करना। नेवर इमिटेट मिस्टेक, करेक्ट देम, जैसा कि मैंने कहा था कि इनमें एरर्स को सहन नहीं किया जाता, तो जैसे ही मान लो कि मिस्टेक हो उसे तुरंत करेक्ट करो। तभी आपने देखा होगा अगर मैं शब्द गलती से भी गलत बोल देता हूँ, तुरंत उसे सही बोलता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जय मेलमैन बल्लिट्स बाबा की जय। आगे चलते। नेवर यूज ए बुक,
यूज ए लेसन प्लान। बच्चों को किताब मत दो, उन्हें सिचुएशन में समझाओ, एक लेसन प्लान बना के समझाओ ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए, है ना। नेवर जंप अबाउट, फॉलो योर प्लान। कभी भी, अब जैसे मान लो मैं लेके आता, कभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन पढ़ाता, फिर मैं आपको ओरल ओरल अप्रोच पढ़ाता, तो ये क्या है, इससे भटक जाते आप। हमेशा एक प्लान बना के चलो और उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाओ और उस प्लान पे टिके रहो। नेवर मेक ए स्पीच, आस्क क्वेश्चन। कभी भी स्पीच मत दो, मतलब बच्चों से प्रश्न पूछो, है ना। नेवर स्पीक टू मच मेक, भाई कभी भी है ना बहुत ज्यादा मत बोलो। किसको बोलने दो, बच्चों को बोलने दो। नेवर स्पीक टू फास्ट टू स्लो, कभी भी बहुत ज्यादा तेज मत बोलो, बहुत ज्यादा धीरे मत बोलो, आराम से बात करो। तो अब मैं भी थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मैं भी आराम से बात करूंगा। वेलमैन बिल्डर्स बाबा जिंदाबाद। नेवर बी इम्पेशेंट, कभी भी सब्र मत खो, है ना। टेक इट इजी, आराम से लेके चलो यार, टाबर है, सीख जैसे टाइम लागे कोई चीज है ना। थे मेरी छाती ना अभी तो इतना दिन हो गया टीचिंग मेथड पढ़ा दो पढ़ लियो। देखो मैं तारा मैं वीडियो के रू 10 10 20 20 भी बाबा मैं दौड़ दिखा तारा पढ़नी टाप रख ज्ञान दो थे। अब इसे क्लासरूम में कैसे यूज किया जाता है, यूज इन क्लासरूम। टारगेट लैंग्वेज, है ना, ओनली, कि भाई क्लासरूम में सिर्फ क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज ही होगी। यानी मान लो अगर इंग्लिश का पीरियड है तो सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाएगी। इंस्ट्रक्शन इज कंडक्टेड इंटायरली इन द टारगेट लैंग्वेज, अवॉइडिंग द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। तो स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज है ना, उसको यूज ही नहीं किया जाता, एकदम ही अवॉइड कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज की जाती है। टीचर यूज जेस्चर, ऑब्जेक्ट, पिक्चर एंड रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग। जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, इशारे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट चीजें यूज करते हैं, फोटो यूज करते हैं और रियल लाइफ चीजें बताते हैं ताकि वो मीनिंग को समझा सके। कभी भी उसका हिंदी अर्थ नहीं बताते, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। एक तो लोग नहीं पढ़ाने देते, बाहर इतने जोरों जोरों से डीजे बज रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांत पे क्या होता है, लोग है ना छत पे, मकर संक्रांति के दिन लोग क्या होते हैं छत पे चढ़ जाते हैं और हर छत पे डीजे, हर छत पे डीजे, हर छत पे शोर। मतलब पढ़ने वाला का तो मतलब दिन गए। तो लोग चाह के भी नहीं पढ़ सकते और लोग चाह के भी नहीं पढ़ा सकते। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस आवाज को जैसे तैसे खत्म कर दूं, आप लोग पढ़िए, है ना। अपन पढ़ते हैं। तो देखिए अब इसकी अपन कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे ओरल कम्युनिकेशन फर्स्ट, इसमें हमेशा ओरल कम्युनिकेशन है ना उसको आगे जोर दिया जाता है डायरेक्ट मेथड में। एम्फेसाइजिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। तो क्या है, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे जोर दिया जाता है, किस पे, पढ़ाने से लिखाने से पहले, है ना, रीडिंग और राइटिंग से पहले। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली टीच की जाती है। पता नहीं मुंह से क्या क्या निकल रहा है। ग्रामर इसमें इंडक्टिवली टीच की जाती है, यानी पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद रूल बताया जाता है, तो बच्चे को वो दिमाग में ज्यादा अच्छे से सेट हो पाता है। इंटरेक्टिव टेक्निक्स यानी ऐसी टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है जिसमें बच्चा एक दूसरे बच्चे से या टीचर से इंटरेक्ट कर सके और जो टारगेट लैंग्वेज है ना उसको यूज कर सके। जैसे कि इंक्लूड क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज इंक्लूड की जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर भी किस में होंगे, टारगेट लैंग्वेज के अंदर यानी इंग्लिश में। रोल प्लेस, मान लीजिए एक बच्चा है, वो क्या होगा, सब्जी वाला बन जाएगा, दूसरा बच्चा क्या होगा, सब्जी खरीदने वाला बन जाएगा। रोल प्लेस होंगे, तो क्या होगा कि इसमें भी है ना टारगेट लैंग्वेज को बच्चा अच्छे से उपयोग करना सीख पाएगा। एंड डिस्कशन टू इंकरेज द एक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, और क्या होगा, इंकरेज किया जाएगा डिस्कशन को, ताकि क्या होगा कि बच्चा इससे क्या होगा कि बच्चा अगर नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेज को यूज करेगा, टारगेट लैंग्वेज को, तो उसके क्या होगा, वो इनकरेज होगा, है ना। वो इनकरेज होगा और इससे क्या होगा उसका जो एक बार फिर से पढ़ते, इंक्लूड क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आपके रोल प्ले बता दिया। एंड डिस्कशन टू इंकरेज एक्टिव यूज ऑफ द लैंग्वेज, और इससे क्या होगा, जो लैंग्वेज का एक्टिव यूज होगा ना वो इंकरेज होगा, बच्चे का ज्यादा से ज्यादा मन करेगा, क्योंकि आप उसे रोल प्ले कराओगे, आप उसे एक्सरसाइज कराओगे क्वेश्चन आंसर की, है ना, और उसे डिस्कशन कराओगे, तो उसका मन करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखे ताकि वो इन चीजों में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, है ना। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड कन्वर्सेशन फ्लुएंसी, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा, और ये बात टीचर भी ध्यान रखेगा कि बच्चा शब्द को सही बोले और एकदम फ्लुएंट बोले, वो अटके ना बीच में, है ना। तो ये चीज क्या होगी, ये डायरेक्ट मेथड में ये चीजें ध्यान रखी जाती है। आगे चलते हैं। वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि
न्यू वोकेबलरी इज इंट्रोड्यूस थ्रू डायरेक्ट एसोसिएशन विद द ऑब्जेक्ट, एक्शन, आइडिया, नॉट थ्रू द ट्रांसलेशन और वर्ड लिस्ट। अब देखिए इसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए बच्चों को बतानी है रेल, तो या तो रेल की वीडियो दिखा दी जाएगी या उन्हें रेलवे स्टेशन पे ले जाके रेल दिखा दी जाएगी या एक छोटी रेल लाई जाएगी और कहा जाएगा दिस इज रेल, है ना। तो उन्हें उस ऑब्जेक्ट से सीधा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि इसका हिंदी अर्थ बताया जाएगा। अब अब ये लिखा जाए कि ट्रेन, अब उसे हिंदी में बताया जाए रेलगाड़ी, तो ऐसा नहीं होगा। उसे क्या बताएगा, ट्रेन को छोटी ट्रेन दिखाई जाएगी। तो ये चीज आपको समझनी होगी, इसमें किसी चीज का अर्थ नहीं बताया जाता, वो चीज ही लाके सामने रख दी जाती है। जैसे प्रिंसिपल, तो उस प्रिंसिपल का कान पकड़े टकले को सामने ला के खड़े कर देंगे प्रिंसिपल, समझे। बोर्ड है तो वो बोर्ड की तरफ हाथ करके बताएगा ये आपको ये जो बड़ी सी चीज दिख रही है ये बोर्ड होती है। पेन, वो कहेगा ये देखिए जिससे आप लिखते हैं ये पेन होता है, मतलब ये चीज वो इंग्लिश में कहेगा, दिस इज द थिंग विथ योर राइट, दिस इज पेन या इट इज पेन, है ना। तो इस तरह से बोलेगा वो। इमीडिएट फीडबैक, अगर कोई गलती कर दे तो टीचर क्या करेगा, तुरंत फीडबैक देगा और उसे सुधार देगा। जैसे कि टीचर्स करेक्ट एरर्स इमीडिएटली टू इंश्योर प्रॉपर लैंग्वेज यूज, टीचर है वो एरर्स को तुरंत करेक्ट करेक्ट कर देता है, जिससे क्या होगा कि वो इंश्योर कर सके कि जो लैंग्वेज है उसका प्रॉपर यूज हो रहा है। मान लीजिए वो बच्चों को खुद की गलती एहसास करने का मौका नहीं देते, वो क्या करते हैं टीचर तुरंत बता देते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें एरर्स को सहन नहीं किया जाता, एरर्स को नेचुरल नहीं माना जाता, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेक्ट कर दिया जाता है। अब हम डायरेक्ट मेथड की कुछ मेरिट्स को जानेंगे, यानी इसके कुछ फायदे क्या क्या है वो जानेंगे। फोकस ऑन फ्लुएंसी, आपको पता है कि जब एक बच्चा बार बार में एक लैंग्वेज को यूज करेगा तो वो उसमें फ्लुएंट हो जाएगा। फ्लुएंट होने के बाद उसे उस लैंग्वेज को यूज करने में जो कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा फोकस क्या रहता है, फ्लुएंसी पे और प्रोनाउंसिएशन पे रहता है, बच्चा सही बोले और अच्छा बोले। डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल विच आर ऑफन नेग्लेक्टेड इन ट्रेडिशनल मेथड, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड अपने पढ़ा था, तो अपने को एक नया नाम मिला किसका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड में लिसनिंग स्किल्स है या जो स्पीकिंग स्किल्स है, जिनको तवज्जो नहीं दिया जाता था, इसमें उसको तवज्जो दिया जाता है। ठीक है। और एक चीज आप करेक्ट कर लेंगे कि मैंने बताया था LSRW, है ना। अब जो अपना ये है ना, क्या, ट्रांसलेशन में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इनमें इन दो पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि इन दो पर, सिर्फ इन दो पर ज्यादा जोर दिया जाता है, रीडिंग राइटिंग पे, है ना। लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं होती, सिर्फ रीडिंग राइटिंग होती है। बच्चे को ग्रामर बता दी जाती है, वोकेबलरी की लिस्ट दे दी जाती है, और फिर उसे ना मान लीजिए लिटरेचर का वो दे दिया क्या हो गया है मेरी जबान को, बच्चे को ग्रामर दे दी जाती है, लिटरेचर का जो भी मान लो पन्ना है वो दे दिया जाता है, या लिटरेरी वर्क दे दिया जाता है, उसे कहा दिया जाता है कि आप है ना इसे ट्रांसलेट करो, है ना। तो क्या होगा, रीडिंग राइटिंग होगा, लिसनिंग स्पीकिंग हुआ ही नहीं। तो लिसनिंग स्पीकिंग किस में होगी, डायरेक्ट मेथड में होगी, और रीडिंग राइटिंग भी होगी। इमर्सिव लर्निंग, provide a natural and engaging environment for language acquisition, प्रोवाइड किया जाता है एक नेचुरल और एंगेजिंग ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो बच्चे को बोलने के लिए नेचुरल लगे। क्यों, क्योंकि सभी उसी भाषा में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके घर में सब हिंदी में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपके घर के सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप इंग्लिश में बात करो तो आपको वो अजीब भी नहीं लगेगा, और वो इन्वायरमेंट भी है ना इंकरेजिंग होगा। आप चाहोगे कि हाँ यार मैं इस भाषा में और ज्यादा बोलूँ, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। प्रोवाइड ए नेचुरल एंड इंगेजिंग एनवायरनमेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, ये अपनी बात होगी ना। इम्प्रूव्ड प्रोनाउंसिएशन, अब क्या होगा देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस इन टारगेट लैंग्वेज एनहेंस प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि जो भाई रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना, जैसे मान लीजिए एक ही बात अपन बार बार में बोले, बार बार में बोले, बार बार में बोले, बार बार में बोले। जैसे आपने कभी सुना होगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बहुत से लोग ये नहीं बोल पाते, क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। एक बार आपकी इस चीज पे प्रैक्टिस हो गई तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ना वो अच्छा हो जाएगा आपका। और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो बात आप अब मान लो आप अंग्रेज बोलते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता यार ये क्या बोले, क्योंकि वो टी को ची बोलते हैं, है ना। ठीक हो ठीक, कार को कार बोलते हैं, अपन जिसको लाइक बोलते हैं उसको लाइक बोलते हैं। तो वो क्या उनके और अपने बोलने के तरीके में अंतर है। तो बार बार अगर हम इंग्लिश को सही तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सुनेंगे तो अपना लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है ना वो सही हो जाएगा। अपने को पता चल जाएगा हाँ कि ये ईयर ही है, ईयर नहीं है। समझ गए आप। मतलब बहुत सी चीजों को साइलेंट करना होता है, जैसे
सुनामी होता है, अपन क्या तो सुनामी, टी बोलते हैं अपने लोग, रिस्क होता है अपने लोग क्या कहते हैं, रिस्क। ये सुना होगा आपने। ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि अपने को सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। और एक नो ट्रांसलेशन, देखिए इस चीज को तो सिरे से निकाल दिया गया है कि इसमें ट्रांसलेशन तो किसी हालत में करनी ही नहीं देंगे। अगर मर जा मार जा, ट्रांसलेशन मतलब नेटिव लैंग्वेज का उपयोग होगा ही नहीं। encourage student to think in the target language, है ना, reducing डिपेंडेंसी ऑन देयर नेटिव लैंग्वेज। कि भाई बच्चों को कहा जाता है कि तुम है ना सोचो भी टारगेट लैंग्वेज में, और उनकी है ना वो निर्भरता कम कर दी जाती है एकदम नेटिव लैंग्वेज पे, कि उनके दिमाग में थॉट भी नहीं आते नेटिव लैंग्वेज में, वो बोलते भी टारगेट लैंग्वेज में। अब इसकी कुछ कमियां है ना। देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे आप बताइए। यही कि अपने पास इतने शानदार टीचर्स ही नहीं है जो बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सके। सबसे बड़ी कमी तो यही रहेगी ना। क्या रहेगी? रिक्वायर स्किल्ड टीचर्स फ्लुएंट इन द टारगेट लैंग्वेज एंड ए लो स्टूडेंट टीचर रेशियो विच कैन बी कॉस्टली। एक बात और कि अब मान लीजिए जैसे कि आपको पता है कि अब मान लीजिए जैसा मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड इस हिसाब से होता है, क्या 70 बच्चों की क्लास में ये हो जाएंगे? है पॉसिबल नहीं। 10-12 बच्चे मैक्सिमम हो ना, तभी ये मेथड काम का है। क्यों? क्योंकि इतने बच्चों को अगर आपस में कन्वर्सेशन कराने लगे तो एक मतलब पूरा दिन तो इसी चीज में निकल जाएगा। बच्चों बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे? या बच्चे बच्चे सब्जेक्ट मान लो इंग्लिश की भी बाकी एस्पेक्ट्स को कब देखेंगे? टाइम ही नहीं मिलेगा, और उनका सिलेबस पूरा नहीं होगा कभी भी, अगर वो सभी जैसा मैंने बताया उस तरीके से पढ़ने लगे। तो दिक्कत यही आती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है। ठीक है, और लिमिटेड है ना। अब एप्लीकेबिलिटी है, क्या है ये? एप्लीकेबिलिटी। ठीक। अब दिक्कत देखो, आपको नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ कि इसे ना हर जगह लगाया नहीं जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता, है ना। नो आइडियल और नॉट आइडियल फॉर लार्जर क्लासेस और स्टूडेंट विद नो प्रायर एक्सपोजर टू टारगेट लैंग्वेज। मान लीजिए एक बच्चा है, वो 12वीं क्लास में, अब वो किसी ऐसी जगह पढ़ के आया है जहाँ पे इंग्लिश बोली नहीं जाती, अब अचानक उसे किसी ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ पे सब बात इंग्लिश में करे, उसका तो दिमाग का दही हो गया। वो घर जाके अम्मी कह ब्रो कौन सी भाषा में बोल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही को नहीं आया, मेरे तो भाई ही कौन बने क्या बने तो तन्ने थाली भाषा में बोलने नहीं कौन दे। एक बंदे का सबसे अच्छा इमोशन वो किस भाषा में व्यक्त कर सकता है? उसकी नेटिव लैंग्वेज में। यहाँ इस चीज की कमी है ना। ये इसका क्या है? डीमेरिट है। आगे चलते हैं। लेक ऑफ फोकस ऑन ग्रामर। अब दिक्कत क्या होती है कि ग्रामर पे फोकस नहीं किया जाता, बच्चे को ग्रामर के रूल सिखाए नहीं जाते, कहा जाता है कि वो अपने आप समझ लेंगे। लेकिन आपको पता है कुछ रूल ऐसे होते हैं जो खुद अंग्रेजों को नहीं आते। और अपन जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, मान लीजिए बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े या कहीं भी एकेडमिक इंग्लिश का यूज ले, तो उसे रूल पता होने जरूरी है। उसे रूल पता नहीं होगा तो वो पढ़ के भी घाटे में रहा ना। तो यही दिक्कत है कि इसमें ग्रामर नहीं सिखाया जाता, ये भी इसकी एक कमी है। टाइम कंज्यूमिंग, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मान लो अगर इस हिसाब से किसी बच्चे को मान लो एक नोवेल पढ़ाया जाए, है ना। अब एक नोवेल आपको पता है इतना मोटा होता है, अब सब रोल प्ले करने लग जाए कि भाई सब एक एक कैरेक्टर बन जाए, सब अपना डायलॉग बोलेंगे और वो सामने वाला अपना डायलॉग बोलेगा, इस हिसाब से नोवेल पढ़ा जाए तो 2-3 साल तो एक नोवेल पढ़ने में लग जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो वो कभी कंप्लीट होगा भी नहीं उन बच्चों से। तो दिक्कत यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे लैंग्वेज सीख पाए या नहीं सीख पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेकिन जहां तक मेरा थॉट है ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है लैंग्वेज सीखने के लिए। मतलब अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, उन लोगों के बीच चले जाओ जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, आपको वो लैंग्वेज आने लगेगी। मेरे पिताश्री है ना, 10वीं फेल है, लेकिन वो इंग्लिश ऐसे बोलते हैं कि अंग्रेज भी उनकी तरफ देख के शर्मा जाए। कारण कि वो ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। तो यही कारण है कि उनको लैंग्वेज क्यों आती है, क्योंकि उनका एटमोसफियर ऐसा है कि लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। आगे देखते हैं। कल्चर एंड कॉन्टेक्चुअल चैलेंजेस, है ना, relies heavily on real life example which may not always align with student culture और linguistic background, है ना। अब देखिए जैसे मैंने कल परसों आपको एक उदाहरण दिया था कि ब्रेड एंड बटर है ना। तो ब्रेड एंड बटर एक ऐसी डिश है कि ये कंपाउंड नाउन है, ये ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब वो बच्चा इस बात को कैसे समझ ले जिसकी खाई हुई हमेशा बाजरे की रोटी है? ये बताओ आप मेरे। तो भाई यही है ना कि अंग्रेजों के सारे उदाहरण अपने यहाँ नहीं लग सकते।
अब मान लो वहां तो है ना लड़के लड़की साथ में पढ़ते, अपने को पता है अपन अभी भी इतने मॉडर्न नहीं है कि लड़के लड़के साथ में बैठ जाए। अभी भी बीएड की थी मैंने, बीएड में भी ऐसा था कि लड़के एक साइड बैठते थे, लड़कियां एक साइड बैठती थी। अब मुझे पता है इस पे आप अलग अलग विचारधारा रख सकते हो कि हाँ भाई कुछ कहेंगे ये बात सही है, कुछ कहेंगे ये बात गलत है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आप रोल प्ले कर रहे हो, है ना, अब एक बच्चा मान लो एक लड़की दुकानदार बनी है ना, और एक लड़का है जो कस्टमर बन के आया है वो लड़का है, तो उनके पास उनके बीच एक बैरियर तो ऐसे ही हो गया है ना कि वो एक दूसरे के साथ बोलने बतलाने में कंफर्टेबल पहले से नहीं है। उस लड़के ने आज तक कभी लड़कियों से बात ही नहीं की, उसका मुंह लाल हो जाता है लड़की सामने खड़ी होती ही, कैसे बात कर लेगा? तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, इसकी भी और अपने समाज की भी। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ और शायद आप में से किसी को ये बात बुरी भी लग जाए, लेकिन अपने एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन की कितनी बड़ी कमी है। वो शायद 10वीं 8वीं क्लास में एक रिप्रोडक्शन पे एक पार्ट था, उसको लेकर भी इतने हंसी मजाक इतने होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ये चीजें कितनी जरूरी है। हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इतनी भ्रांतियां फैली है। एक तो मैं जैसे इस बारे में बात भी कर रहा हूँ ना, पता नहीं कितने लोग हंस रहे होंगे। ये अपने लोगों की छोटी सोच होने का कारण है। और सेक्स एजुकेशन का मतलब वो ही नहीं होता जो सर आप लोग समझ रहे हो, इसके और भी कई मतलब होते हैं, है ना, और भी कई एक्सपेक्ट होते हैं। कारण ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन बातों का कोई अंत नहीं है। हमारे समाज में अभी भी बहुत सी कमी है। उनको आप पूरा कब अपन मतलब कब उनको सुधार पाएंगे? जब आप और मैं एक अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे ना, तो हम ये बात कहने के लायक होंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है और आपको माननी पड़ेगी। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा स्टैंड लिया है, उसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। जब आप पढ़ लोगे और इस लायक हो जाओगे कि लोग आपकी बात सुने, तब अपन उनको ये बात बताएंगे। आपको बताऊं मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है ना, किसी को नहीं पता, नो वन नोज, सिवाय साजिद की। मैं साजिद नहीं, एक और साजिद है, साजिद सर साइंस पढ़ाते हैं वो, यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। किसी को नहीं पता, क्यों बताऊं मैं? बताएंगे तब जब इस पे कुछ दिखाने लायक हो जाएगा। लेकिन आप लोग जैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। कारण, मैंने कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो डाली थी, पूरे दिन में उसमें 10 व्यू नहीं है। ऐसे पढ़ते हो आप लोग हैं? मतलब एक बात मेरे को सोच के शर्म आती है कि 45 दिन 40 दिन बाकी हैं आपके उसमें एग्जाम में, और आपको पढ़ाई की फिक्र ही नहीं है। तो दिक्कत ये है कि मेरे पास ऐसे तो कमेंट्स आते हैं, सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, और जब पढ़ाने लग जाए तब आप लोग गायब। देखिए आपको मैं मेरे छोटे भाई बहन समझ के बात करता हूँ, तो अगर मेरी किसी बात का बुरा लगे तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी है। लेकिन देखिए पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं तो ये 2 ढाई घंटे की 2 घंटे की 2.5 घंटे की जितने भी वीडियो होंगे मैं डाल के छोड़ दूंगा। अब इसमें व्यू आए तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं आए तो चलो ठीक है, जिंदगी में और बहुत काम है। लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। अब मेरे ये वीडियो डालने से आपके 10 नंबर आ थोड़ी जाएंगे। आपके 10 नंबर कब आएंगे? जब आप पढ़ोगे, है ना। तो सिंपल सी बात ये है, पढ़ो। रिक्वेस्ट कम किया करो, जो मैंने डाल रखा है पहले उसे तो पढ़ लो। लिंकिंग डिवाइस डालता हूं तब तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डालता हूं तब आप डायरेक्ट इसकी बात करते हो, टीचिंग मेथड की। मैं टीचिंग मेथड डाल दूंगा, आपकी कोई नई ख्वाहिश आ जाएगी, और जो डाल रखा है उसे आप पढ़ोगे नहीं। जो मेरी पहली मैराथन थी जिसपे करीबन 6,000 व्यू है ना, आपको पता है उसे करीबन अब तक 6,000 लोगों ने देख लिया, लेकिन 96% लोग है ना उसे सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट ही देख रहे हैं। अब या तो मैंने सही पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं तो ये बात भी नहीं मान सकता, क्योंकि उस पे लोग ने पूरी भी देखी है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लोगों ने मेरे को कमेंट भी किए, लोगों को पसंद भी आई है। तो देखो सारी चीजें तो सच नहीं हो सकती। दिक्कत यही है कि आपके पढ़ने में कमी है और आपको इस चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आपका ही घाटा है। नहीं तो रेट कभी की पास हो गई, है ना, आपकी नहीं हुई, आपको करनी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे में 100 कमियां बता सकते हो, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं पढ़ाता अच्छा नहीं हूँ, और हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लो। आपको बताऊं नहीं पढ़ा रहे, आपको टीचिंग मेथड की वीडियो ढूंढने लिख लो, आपको मिलेगी नहीं रिसेंट में अपलोड की हुई। सब ने 5-5 4-4 साल पहले पढ़ा रखी है, वैसे पर्सन ही नहीं आते। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात बता रहा हूँ उसी के साथ,
कि अपन जल्दी ही है ना PYQ लॉन्च करेंगे, मतलब PYQ की एक पूरी वीडियो बनाएंगे। अब तक 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 और 2021 और 2022 में जितने भी पेपर हुए रीट के, वो सारे करवाएंगे एक ही वीडियो में। करीबन 220 के आसपास पर्सन होंगे, सारे एक ही वीडियो में करवाए जाएंगे। मैं करवाने के लिए बैठा हूँ, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, आपको हर तरह का डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा, आप पढ़ो। लेकिन मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो आप इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा देर बात कर ली अपन ने, जिसको ये बात नहीं सुननी है वो आगे निकाल के देख सकता है। कल्चर एंड कॉन्सेप्चुअलाइज चैलेंज, ये मैंने बता ही दिया, वो ब्रेड एंड बटर वाली बात है ना। आगे चलते हैं। अब आगे है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, देखिए ये मेथड है, ये आर्मी के लिए इन्वेंट किया गया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो अमेरिकी सैनिक ऐसे थे कि उन्हें अगर दूसरे देश में भेजा जाए तो वो वहां के लोगों से बात ही नहीं कर सकते। अब वहां के लोगों से बात ही नहीं कर सकते तो कैसे तो खाना खाएंगे, कैसे वो बाजार में खरीदारी करेंगे, या स्वयं की, मतलब भाई ये दिक्कत है कि वो कोई भी काम कर लो, अब वहां के लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। अगर वो मार्केट में राशन भी खरीदने गए और वो मांग रहे चावल और सामने वाले ने दे दी मिर्ची, तो करेंगे क्या? जिंदा कितने दिन रहेंगे बिना खाने के? तो एक ऐसा मेथड तैयार किया गया जो मतलब मान लो कुछ ही महीनों में जो सोल्जर्स है उनको वहां की लैंग्वेज सिखा दे, है ना। इसलिए इसका नाम रखा गया ऑडियोलिंगुअल मेथड या ड्रिल मेथड। मतलब इसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, इतना ज्यादा रटाया जाता है कि जो सैनिक है वो तोते की तरह बोलने लग जाता है। इसीलिए इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑडियोलिंगुअल मेथड है ना, और ओरल ओरल अप्रोच। ओरल यानी ओरल, ओरल सॉरी, ओरल ये ए वाला ओरल है ना, ये तो सुनने से, ओ वाला ओरल है ये बोलने से, है ना। ओरल ओरल अप्रोच। द ऑडियोलिंगुअल मेथड, आर्मी मेथड और न्यू की मेथड इज ए स्टाइल ऑफ टीचिंग यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। अब देखिए पहली बात तो ये इन्वेंट क्यों किया गया, ये दिक्कत ये थी कि ट्रांसलेशन मेथड, सॉरी जो डायरेक्ट मेथड है वो टाइम बहुत ज्यादा लेता है। इतना टाइम अपने पास है नहीं। मतलब अब भाई सैनिकों को युद्ध में जाना है, उसके पास, उनके पास इतना टाइम कहाँ पे। मान लीजिए आपको 1 महीने बाद पेपर देने जाना है, अब आप इंग्लिश सीखने बैठो तो आपके पास इतना टाइम है कि आप एक एक चीज आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपके लिए ये मैराथन पे मैराथन ला रहा हूँ। तो ये चीज है कि इसीलिए इन्वेंट किया गया डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट। ये एक ऐसा वे हो जिससे सोल्जर्स को जल्दी जल्दी इंग्लिश, मतलब या कोई भी भाषा हो वो जल्दी जल्दी आ जाए, है ना। इज अ स्टाइल ऑफ टीचिंग यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए यूज ली जाती है। इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर्स थ्योरी, ये बिहेवियर्स व्यवहारात्मक मनोविज्ञान पे आधारित है ये, विच postulate that certain traits of living things, and in this case humans, could be trained through a system of reinforcement, and correct use of trait would be receive positive feedback। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान में आपने जो स्किनर की क्रिया प्रसूत थ्योरी सुनी होगी, या आपने थोंडाइक की अनुक्रिया उद्दीपन, क्या थी वो, हाँ अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया थ्योरी थी, वो सुनी होगी। उसमें क्या होता था कि मान लीजिए बार बार में किसी क्रिया करने पर अगर किसी व्यक्ति को ये दिया जाए, क्या बोलते हैं इसे, रिइंफोर्समेंट दिया जाए, तो वो क्या होगी, वो क्रिया स्थायी हो जाएगी, उसके साथ उसका क्या हो जाएगा, मतलब वो लगाव हो जाएगा, जैसे क्या बोलते हैं सहचार्य है ना, वो पैदा हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, मैं मनोविज्ञान में चला गया, मुझे माफ कर दीजिए। कि जैसे थोंडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने बिल्ली को बार बार में मछली का खाना दिया, अगर उसने बॉक्स खोला तो थोड़ी देर बाद बिल्ली ने क्या किया कि हाथ पग इधर उधर मारने कम कर दिए और वो सीधा बटन दबाती, गेट खोलती, जाके मछली खा लेती। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि हाँ एक सिस्टम के दौरान है ना किसी भी इंसान के बिहेवियर को ट्रेन किया जा सकता है, और उसी पे ये, मतलब जो पूरी थ्योरी है या जो ये पूरा मेथड है वो बेस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, करेक्ट यूज पे तो पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है और इनकरेक्ट यूज पे नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, जिससे बंदा क्या करता है, नेगेटिव यूज से बचता है और करेक्ट यूज करने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं। टू अप्रोच दिस अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग वाज सिमिलर टू अनदर अर्लियर मेथड कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। ये कुछ ये डायरेक्ट मेथड जैसी है, लेकिन ये कैसे नहीं है, देखिए जैसे इसमें like the direct method, the audiolingual method advise the student that they should be taught a language directly। इसमें भी नेटिव लैंग्वेज का उपयोग नहीं होता है डायरेक्ट मेथड की तरह। विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स और ग्रामर इन द टारगेट लैंग्वेज। वही बात है कि इनमें ना नेटिव लैंग्वेज का उपयोग होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या की जाती है, टारगेट लैंग्वेज यूज की जाती है। हाउएवर लेकिन अनलाइक द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की तरह नहीं, द ऑडियोलिंगुअल मेथड डिड नॉट फोकस ऑन टीचिंग वोकेबलरी।
जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ना वो वोकेबलरी नहीं सिखाता है। देखिए जैसा आपने बताया था कि मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेथड में वोकेबलरी अलग से दी जाती है और फिर वो उसको मतलब परफॉर्म करके या सामने उससे मिला के या उस चीज़ों उसके आमने सामने करके एकदम दिखाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है ना। रेदर द टीचर ड्रिल द स्टूडेंट टू यूज ऑफ ग्रामर, बस टीचर क्या करता है कि उस स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराता है सिर्फ ग्रामर की वोकेबलरी उसको सिर्फ उतनी दी जाती है जिससे उसके सेंटेंस बन जाए, बहुत ज्यादा वोकेबलरी नहीं दी जाती। उसे ग्रामर के स्ट्रक्चर दिए जाते हैं जिससे वो बार बार में प्रैक्टिस कर सके और उस लैंग्वेज को सीख सके। ठीक है। अब इस मेथड में एक बड़ा नाम आता है चार्ल्स सी फ्राइज, है ना, द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। भाई ये क्या थे, ये थे डायरेक्टर थे, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, यानी अमेरिका में एक मिशिगन नाम का स्टेट है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो लैंग्वेज सीखने में काम करता था, लैंग्वेज सिखाने का या सीखने का काम करता था, लैंग्वेज भी रिसर्च करता था। उसके डायरेक्टर थे चार्ल्स सी फ्राइज, है ना। अब मैं आराम से बोलता हूँ कि जो मिशिगन यूनिवर्सिटी थी उसका जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट था ना उसके हेड थे चार्ल्स सी फ्राइज, है ना। फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन यूनाइटेड स्टेट, और ये यूनाइटेड स्टेट में इकलौती ऐसा मतलब डिपार्टमेंट था जो लैंग्वेज पे रिसर्च करता था, है ना। इनके बिलीव क्या थे, बिलीव दैट लर्निंग स्ट्रक्चर और ग्रामर वाज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द स्टूडेंट। इनका विश्वास था कि भाई या तो ग्रामर के स्ट्रक्चर हो या ग्रामर हो, यही पढ़ना किसी लैंग्वेज को सीखने का पहला स्टेप है। इन अदर वर्ड्स, इट वाज स्टूडेंट्स जॉब टू रिसाइड द बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब उनका मानना यह था कि ये स्टूडेंट की जॉब है कि वो बार बार है ना लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है ना उनको रिसाइड करे, मंत्र की तरह बार बार पढ़े। जैसे कि देखिए आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जिससे आपकी ये बात समझ में आ जाए। उन्हें एक लैंग्वेज मतलब एक स्ट्रक्चर बताया जाता था कि जैसे आपको बोलना है आई हैव, है ना, आगे स्पेस दे दिया जाता था। जब आपको किसी को भी बताना है कि मेरे पास फलानी चीज है तो आप आई हैव से बता सकते हो, तो वो क्या बोलते थे, आई हैव अ पेन, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ टेबल, आई हैव अ रूफ, है ना, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ लाइट। ऐसे कर करके वो बार बार प्रैक्टिस करते थे और वो स्ट्रक्चर उनका पक्का हो जाता था, है ना। यही स्ट्रक्चर इसी तरह से उनको सिखाया जाता था। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स वर गिवन ओनली इनफ वोकेबलरी टू मेक सच ड्रिल पॉसिबल। स्टूडेंट्स को सिर्फ इतनी ही वोकेबलरी दी जाती थी जिससे वो ये है ना, ये जितने भी सेंटेंस है वो बना पाए। मतलब वोकेबलरी पे जोर नहीं था, सेंटेंस पे जोर था, आपको ये चीज समझनी है। फ्राइज लेटर इंक्लूडेड प्रिंसिपल्स फॉर बिहेवियरल साइकोलॉजी डेवलप्ड बाय बीएफ स्किनर इनटू दिस मेथड। भाई बाद में चार्ल्स फ्राइज थे, उन्होंने क्रिया प्रसूत के जनक बीएफ स्किनर की जो मेथोलॉजी थी ना उसको भी इसमें ऐड किया। मतलब उसकी बिहेवियर साइकोलॉजी की जो मेथड्स थे बीएफ स्किनर के, उन्होंने इनको भी इंक्लूड किया। इट वाज डेवलप्ड इन अमेरिका। ये अब बात पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका टॉप पे था, तो ये कहाँ पे डेवलप हुई, अमेरिका में। और कहाँ पे हुई, 1929 के आसपास डेवलप हुई है। द कोलमैन रिपोर्ट emphasized reading-based approach in America, but the result was not satisfactory. This approach was developed by the reaction against it. तो देख पहले क्या थी, कोलमैन रिपोर्ट चलती थी अमेरिका में इस बात के अनुसार कि 1929 के आसपास कोलमैन रिपोर्ट चलती थी जिसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। तो 1940-45 के आसपास क्या हुआ, ये ओरल ओरल अप्रोच आई जिससे लोगों को सिखाया जाने लगा आसानी से। आगे चलते हैं। एम्स ऑफ आर्मी मेथड। देखिए मैंने कहा था कि इसका नाम आर्मी मेथड है, अब इसके एम्स क्या थे, है ना, मतलब ये चाहता क्या था, आखिर वो चाहेगी ये एक चीज तो सो रही होती है कितना आराम से नंबर आ जाता है, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल मुश्किल बनाई दी। जैसे कि रैपिड एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल। भाई रैपिड है मतलब तुरंत मिल जावे, आपको सिर्फ वही मतलब हो कि लैंग्वेज है बस जितनी जल्दी हो उसके एक टाबर ग्रहण कर सके जितनी जल्दी ग्रहण कर ले, है ना। और एबिलिटी भी कौन सी भाई, भी लैंग्वेज में सुनना की, समझना की, बोलना की, और टारगेट लैंग्वेज फॉर इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज इन मिलिट्री ऑपरेशन, और मिलिट्री ऑपरेशन में भी कोई यूज हो उसका, यानी इतनी मतलब लैंग्वेज आ जाएगा वहां काम निकल जा, समझ गया, बोलनो बतलानो, और इतनी आ जाएगा मतलब जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है उनके उनमें उनकी बाधा ना आए, इतनी लैंग्वेज उनको आ जाए। फोकस ऑन ओरल एक तो ये मेरे को ही करनी पड़ेगी पहले तो, ये आज पता नहीं क्या हो रहा है। फोकस ऑन ओरल प्रोफिशिएंसी, ओरल प्रोफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी ओरल फ्लुएंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाते हुए इतनी देर हो गई कि अब मेरा गला दुखने लगा है।
आपको बताऊं पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इन कुर्सियों पे है ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कमर दुखने लग जाती है, आपका चेस्ट है ना, आपके फेफड़े दुखने लग जाते हैं, गला दुखने लग जाता है, लेकिन मजा आता है, पढ़ाने का अलग ही मजा है भाई साहब, है ना। फोकस किस पे किया जाता है, ओरल प्रोफिशिएंसी पे, डेवलप स्ट्रॉन्ग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, है ना, प्रायोरिटाइजिंग वर्बल कम्युनिकेशन ओवर द रीडिंग एंड राइटिंग। भाई वर्बल कम्युनिकेशन को सबसे टॉप पे रखा जाता है, बाकी सारी बातें बाद की है, पहले उसको बात करनी आनी चाहिए टारगेट लैंग्वेज में, क्योंकि एक मिलिट्री ऑपरेशन है, उनका लिखने का कितना काम, मेन बात तो ये है कि वहां के लोकल से वो बात कर पाए। मिलिट्री ऑपरेशन आपको एक पता है, जब एक देश की मिलिट्री दूसरे देश में जाती है, तो मान लो अगर उस मिलिट्री को उस दूसरे देश की भाषा हो, तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं ना। वो वहां की सिंपैथी भी गेन कर सकती है, वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकती है, बहुत से काम हो सकते हैं, इसलिए उस देश की भाषा आनी, जो टारगेट लैंग्वेज आनी है, वो जरूरी होती है। मास्टरी ऑफ टारगेट लैंग्वेज पैटर्न्स, भाई अब टारगेट पैटर्न्स है ना, उनकी मास्टरी करवाई जाती है, क्योंकि पैटर्न्स दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है करो रिपीट, करो रिपीट, करो रिपीट, बार बार रिपीटेशन पे जोर दिया जाता है, उनको ब्रेक दिया नहीं जाता। इंस्टिल ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट यूज ऑफ ग्रामर, इतनी प्रैक्टिस की जाती है कि मतलब ऑटोमेटिक उनके मुंह से निकले, तो उनसे पास पूछा तुम्हारे पास क्या है, तो उनके पास तुरंत उनके मुंह से जवाब निकला है पेन, मतलब इस तरह से रटा दी जाती है उनको। स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न थ्रू रिपीटेशन एंड ड्रिल, रिपीटेशन करो करो, स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स इतने दिए जाते हैं कि वो रिपीटेशन करते हैं और वो चीज उनके ऑटोमेटिक हो जाती है और लैंग्वेज में उनकी मास्टरी हो जाती है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, अब ये क्या है देख लीजिए। यूज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है स्किनर ने कबूतर की एक आदत बना दी थी कि वो पहले बटन दबाता और तुरंत है ना वो निकलता, उसके लिए खाना निकलता, वो खा लेता। मतलब स्किनर ने तो कबूतरों को टेबल टेनिस खेलना भी सिखा दिया था, एक तो तकड़ो आदमी हो। तो वो ये हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण के लिए है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आदत निर्माण कैसी होगी, बार बार प्रैक्टिस करने में, वो प्रैक्टिस करेंगे, उनको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, तो वो क्या होंगे, उनकी वो आदत बन जाएगी। इमिटेशन एंड इन्फोर्समेंट टू मेक रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक, और बार बार उनको है ना रीइंफोर्समेंट दी जाएगी ताकि उनका जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिक हो जाए। कल्चरल एंड कॉन्सेप्चुअल रेलेवेंस, जैसे equip learner with language skills relevant to the culture and situational context they would encounter in the field। कि भाई अब क्या होगा, देखिए एक बात सीधी है कि मान लो अपन जाए, है ना, और मान लो अपन ने चाइना पे अटैक कर दिया अपन लोगों ने, अब होगा क्या कि अगर अपने को वहां के लोगों की लैंग्वेज आती है ना, तो अपन उनकी है ना, क्या बात है, उनसे अपन जानकारी ले पाएंगे, है ना, उनकी मान लो कोई प्रथा है उनको अपन सीख पाएंगे, अपने को पता चलेगा कि वहां असल में चल क्या रहा है। मान लो वो सामने बैठ के वो अपने खिलाफ ही प्लानिंग कर रहे हो और अपने को ही पता न चले, ऐसा तो होगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो इससे अच्छा हो ना कि अपने को लैंग्वेज आ जाए, तो अपने समझ में तो आ जाएगी यार ये बात क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से। या मान लो अपन ने उनके बहुत बड़े गुप्तचर को पकड़ लिया, अब वो इंग्लिश में चाऊ प्याऊ करे, सॉरी चाइना में चाऊ चाइनीज में चाऊ प्याऊ करे, अपने समझ में कौन यार। अब अगर कोई और ना बुलावा ट्रांसलेट करना खातर, तो अब बात लीक होना को डर रहे ना, तू जाके खड़ो और बता दे। तो दिक्कत ये रहती थी, इसलिए ये होता है कि कल्चरल और कॉन्सेप्चुअल है ना रेवलेंस होना चाहिए, ताकि अपन उनके कल्चर को समझ सके, है ना, अपन उनके कल्चर को समझ सके और ये चीज में आसानी हो। मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स, इसमें भी एरर्स को है ना, अब आर्मी रह गई, आर्मी वाले तो कैसे एरर को वो क्या बोलते हैं सहन कर ले, तो ये एरर को सहन नहीं करते, तुरंत रीइंफोर्समेंट दी जाती है और कहा जाता है कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ऐसे यूज करो, है ना। तो ये देखो क्या है, ensure learner produce correct language response by focusing on structure practice and immediate error correction, तुरंत इमिडिएटली है ना एरर को क्या करते हैं, करेक्ट कर दिया जाता है, और भाई ये इंश्योर किया जाता है कि जो लर्नर है ना वो करेक्ट पैटर्न सीखे। इंटेंसिव इमर्शन, है ना, इमर्स स्टूडेंट इन टारगेट लैंग्वेज थ्रू द लिसनिंग ड्रिल एक बार फिर से, immerse student in the target language through listening drills, dialogue practice, and audio recording, often in a classroom or a lab or a setting। और एक लैब सेटिंग में और उनमें बार बार में उन्हें क्या कहा जाता है, वो लैंग्वेज सुनाई जाती है, जैसे उन्हें हेडफोन लगा दिए जाते हैं, या मान लो कोई स्पीकर हो गया,
अब वो जो सेंटेंस पैटर्न है ना, उन्हें नेटिव लैंग्वेज में मान लो कोई अंग्रेज है, तो अंग्रेज अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंडियन आर्मी को इंग्लिश सीखनी है, तो वो क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है ना, उनको सुनाएंगे किसमें, अंग्रेज की आवाज में, बार बार में, फिर उनको कहा जाएगा रिपीट करो बिल्कुल ऐसे ही। तो वो क्या करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ है ना, उस साउंड को है ना प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, वो मतलब प्रोनाउंसिएशन सही होगी। तो वो रिस्क को रिस्क नहीं बोलेंगे, रिस्क को वो रिस्क ही बोलेंगे फिर। Military and strategic communication enable learners to effectively communicate orders, gather intelligence, and interact with local population in a foreign language. अब ये आर्मी मेथड है, तो इसका फायदा क्या होगा कि ये लर्नर को एनेबल करेगी क्या, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, ऑर्डर गैदर करने के लिए, और इंटेलिजेंस एंड इंटरेक्ट विद लोकल पॉपुलेशन। अब आप यही इसको है ना स्टडी के मटेरियल में समझ सकते हो कि इसमें होगा क्या कि बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराई जाएगी ना, तो उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो आसानी से उस लैंग्वेज में बात कर पाएगा, पढ़ पाएगा, बोल पाएगा। अब इसके मेरिट्स के, मेरिट्स ऑफ आर्मी मेथड है ना, रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन, भाई वो जल्दी भाषा सीख पाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये, बच्चा सबसे जल्दी, इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चा जल्दी भाषा सीख पाएगा। फोकस ऑन ओरल प्रोफिशिएंसी, बच्चा फ्लुएंट हो जाएगा लैंग्वेज में, हर वर्ड को वो सही बोलेगा और फ्लुएंटली बोलेगा, ऐसा लगेगा नहीं कि इसे बोलने में जोर आ रहा है ना। स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक लर्निंग, इसके स्ट्रक्चर होंगे, इसमें सिस्टमेटिक लर्निंग होगी, है ना। एरर मिनिमाइजेशन, कम से कम एरर होगी, क्यों, क्योंकि जैसे वो एरर करेगा उसे टोक दिया जाएगा, इस कारण एरर उसकी कम होगी। कल्चरल एंड कॉन्सेप्चुअल रेलेवेंस, वही बात है, अगर वो इंग्लिश सीख लेगा तो वो अंग्रेजों के या मान लो कोई भी टारगेट लैंग्वेज सीख लेगा, तो वो वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ के लोगों से अच्छे से घुल मिल पाएगा। अब इसकी कमियां क्या क्या है ना, ओवर एम्फोसिस ऑन मेमोराइजेशन, यही बात है कि भाई बार बार में ओवर एम्फोसिस किया जाता है कि तू रट। अब वो बंदा ये है कि वो उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है, वो हर चीज को रट लेता है, उसे उसके कॉन्सेप्ट का पता हो नहीं पाता, तो उसमें ना स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस नहीं आता। यानी मान लो वो अटक जाए ना, तो वो फिर निकल नहीं सकता वहां से, है ना, दिक्कत ये रहती है। क्या है ये, निग्लेक्ट ऑफ ग्रामर अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि ये वाक्य यहाँ पे बना कैसे, इसमें कौन सा परफेक्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसमें टेंस कौन सा है, उनको ये पता नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता कि हैव के साथ सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना। उन्हें ये नहीं पता कि हैज कौन सी फॉर्म है, हैव कौन सी फॉर्म है, और हेड कौन सी फॉर्म है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हेड सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और हैज फिफ्थ फॉर्म है, और हैविंग फोर्थ फॉर्म है। आपको पता नहीं होगा, मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। लिमिटेड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, अब आपको पता है कि अगर बार बार स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की जाएगी, स्ट्रक्चर सुनाए जाएंगे, स्ट्रक्चर ही बुलवाए जाएंगे, और कहा जाएगा कि स्ट्रक्चर को रट्टे मारबो करो, रट्टे मारबो करो, रट्टे मारबो करो, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो बच्चा है वो रीडिंग राइटिंग को टाइम ही नहीं दे पाएगा, रीडिंग राइटिंग को टाइम नहीं दे पाएगा, तो वो कमजोर रह जाएंगे उसके एक्सपेक्ट, और ये इसकी कमी हो जाएगी। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी ऑन स्किल इंस्ट्रक्टर, और उसमें हेडफोन लगाए जाएंगे, स्पीकर बजाए जाएंगे, उनमें आपको सुनाया जाएगा, किसी अंग्रेज से रिकॉर्डिंग मंगवाई जाएगी या यूट्यूब से रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी। तो दिक्कत क्या आती है, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होता है, और दिक्कत ये है कि अपने टीचरों को अभी तक टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती। अगर उनका फोन लॉक हो जाए तो उन्हें फोन खोलना नहीं आता, दिक्कत ये हो जाती है। 90% टीचर्स के फोन में आज फिंगरप्रिंट होगा, अभी भी तुम गवर्नमेंट स्कूलों में जाके देख लो, वो आज तक उन फिंगरप्रिंट का यूज ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है अपने फोन में फिंगरप्रिंट भी है। आप बता दो तो वो चौंक जाएंगे, "ओ, फोन में इसी चीज का लगी ब्रो फोन में।" बगा ये हाल है। दिक्कत ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज, ये अपने लोगों को ये टेक्नोलॉजी आती नहीं है ना। और स्किल इंस्ट्रक्टर, वही सबसे बड़ी बात, खुद नहीं इंग्लिश को नहीं आता, टाबरन कैसी बात है, सबसे बड़ी बात तो यही है। मेरे को तो आती है, दिक्कत ये है कि अपने टीचर्स को नहीं आती, तो वो बच्चों को सिखा नहीं सकते, इसलिए स्किल इंस्ट्रक्टर चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये देखिए काफी कुछ ही है ना, ओरल ओरल अप्रोच जैसी है, तो इसे शुरू करने से पहले मैं पानी पी लेता हूँ, मैं भाषा में बोलते बोलते थक गया, और मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, तो ये वीडियो अपन आज आज में खत्म करते हैं, इसमें पानी तो है ना। हाँ, गला दुखने लगा है, ये पानी भी ठंडा है, ये मैंने रात का रख रखा है यहाँ पे, यार सर्दी और लगने लगी है। आपके वहाँ पे मौसम कैसा है, कमेंट कमेंट कर दिया करो यारो आप भी।
कोई बता, मेरे को तो पता है 5 साढ़े 5 हज़ार है ना, उस अपने पहले वाले मैराथन पे। उसके कमेंट में यही है, सर फलाना पढ़ा दो, सर ढिकड़ा पढ़ा दो, सर उस एग्जाम का पढ़ा दो, सर उस एग्जाम का पढ़ा दो। कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ ये बताओ भाई वीडियो कैसे लगी, मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ी तारीफ करो, थोड़ी यही करो, सर जी स्वरूप लाग रहे हो, थारो के चाहे इतनी बात बताओ, आंगलियां दुखी है। आज ही मैंने यूट्यूब बताया होगा, मेरी पिछली वीडियो करीबन 150 लोग शेयर की। उपलो थारो जल्दी से ब्याह करावे, अगर नहीं हुए, अगर हुए तो भी शांति दे। दूसरो और तीसरो नहीं करावे, एक ही गणु है बस, सामने होते भाई, बड़ी बात है। बाकी अगर होड़ो है शांति नहीं है तो बोलो शांति दे, अगर ते मेरी वीडियो शेयर करियो, नहीं दे रही तो तारी आज ही लड़ाई हो जाए। नहीं नहीं देखो, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, मजाक की सौ बात है। स्ट्रक्चरल अप्रोच पट्टो आप छोड़ा बात, क्या आना जानी है, पढ़ाई पर ध्यान दो। स्ट्रक्चरल अप्रोच है ना, ये क्या, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए टेक्निक wherein the learner master the pattern of the sentence structure। अब इसमें क्या है कि इसमें भी है ना वो उसी की तरह है ये, है ना, ओरल ओरल अप्रोच की तरह, इसमें भी स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, लेकिन ये अलग कैसे है। वो अमेरिका में हुई थी, है ना, मिशिगन अपन ने पढ़ा था, ये यूरोप में हुई है, यूरोप में होगी। इसमें ना पैटर्न्स गिनती के ही उन्होंने लिस्ट बना के दे रखी है कि ये स्ट्रक्चर ही पढ़ाने। तो इस मेथड वालों ने लिस्ट बना के दे रखी है, 275 के आसपास स्ट्रक्चर है, इन्हीं स्ट्रक्चरों को रटाना है। इनका कहने का मतलब है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो वो 275 है ना, वो जो स्ट्रक्चर है वो रट लो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। The structural approach is a technique wherein the learner master the pattern of sentence, वही बात है, पैटर्न को रटता है। Structure are the different arrangement of words in one except style or other। भाई सेम स्ट्रक्चर होता है, बस बार बार वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस की जाती है। It include various mode in which clause, phrase, word might be used। It is based on the assumption that language can be best learned through a scientific selection and grading of the structures or patterns of the sentence or vocabulary। अब दिक्कत ये है कि इसमें ये माना जाता है कि कोई भी लैंग्वेज है ना, वो स्ट्रक्चर अगर मतलब केयरफुली सिलेक्टेड किए हुए स्ट्रक्चर हो ना, ग्रेडेड किए हुए सिलेक्टेड किए हुए स्ट्रक्चर हो, उनसे बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। तो वही बात है, सिखाओ चलो। इसमें ये माना जाता है, अपन बात कर दें, ये भाई सोचता है, पहले देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड इन इंग्लैंड। यह अप्रोच इंग्लैंड में डेवलप हुई थी, है ना। इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम 1930s टू 1960s। 1930 से 1960 के बीच में ही हुई थी। किया किसने था, एस हॉर्नबाई, पॉल्मर, पिटमैन। ये तीन नाम आपको याद रखने, एस हॉर्नबाई, पॉल्मर, पिटमैन। कहाँ के थे, यूरोपवासी थे। तो अब ये लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ये मेथड लोगों के सामने लाया, लोगों को ये पसंद आया। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मेथड अप्रोच इन ब्रिटेन। अभी ऑडियो लिंगुअल मेथड जैसा ही मेथड था, तो ब्रिटेन वाले इसे स्ट्रक्चरल मेथड कहते थे और अमेरिका वाले इसे ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते थे। ये अगला पॉइंट है यहाँ से। दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के खिलाफ ये मतलब पैदा हुआ था। दिस अप्रोच viewed language as basic sentence pattern or spoken language। Hornby, Palmer, other applied linguistic analyzed language। उन्होंने language को analyze किया, classified किया, उसे टुकड़ों में बांटा, है ना। Its grammatical structure into each sentence pattern which can be used to help learn the rule of language। ऐसे पैटर्नों में बांटा लैंग्वेज को कि जिससे जो लर्नर है वो क्या कर सके, ग्रामर के रूल्स है वो सीख सके। इसके फीचर्स क्या क्या है। टीचिंग बिगेन विद स्पोकन लैंग्वेज बिफोर राइटिंग, है ना, स्पोकन लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाता है लिखने से पहले। टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद मदर टंग इज प्रोहिबिटेड। अब देखिए टारगेट लैंग्वेज है वही एक्सक्लूसिवली यूज की जाती है, और मदर टंग है ना, उसे प्रोहिबिट किया जाता है। मैं एक बार देख लेता हूँ यार, वीडियो चल रही है ना, कहीं मैं पागलों की तरह लगा पड़ा हूँ और इधर भाई साहब वीडियो चले ही ना। हाय हाय हाय, कितना मस्त लौंडा है दिखने में, देखो 1.5 घंटे हो गए अपने को भाई साहब, मेरी भी कमर दुखने लगी है बैठे बैठे। आपको तो दया आएगी नहीं, आप तो वैसे भी शुरू के 5 से 4 मिनट ही देखोगे। ये देखो कानून से भी लंबे हाथ, इधर देखो, हाथ देखो मेरे कितने लंबे। चलते हैं।
वापस वीडियो में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। इसमें प्रोहिबिट किया गया है नेटिव लैंग्वेज को, और इसमें सिर्फ टारगेट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। फिर से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। न्यू टॉपिक्स आर टॉट सिचुएशनली विद ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स एंड जेस्चर। भाई एक सिचुएशन है, उसके लिए अलग से वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर छांटे जाते हैं और कहे जाते हैं कि भाई तेरी ये सिचुएशन है। मान लो जैसे आप मार्केट गए, तो अब वैज्ञानिकों ने छाट रखे कि भाई मार्केट में कौन कौन से स्ट्रक्चर काम आ सकते हैं। वो स्ट्रक्चर उसे रटाए जाते हैं और फिर है ना प्रैक्टिस करवाई जाती है उस स्ट्रक्चर की, और उससे क्या होता है, बंदे को लैंग्वेज आ जाती है, यानी उसे इतनी लैंग्वेज आ जाती है कि वो बाजार जाके अपना काम निकाल सके। ग्रामर इज ग्रेडेड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ग्रामर है उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाता है, सरल से कठिन की ओर, है ना। वोकेबलरी इज सेलेक्टेड फॉर एसेंशियल एंड जनरल यूज। वही वोकेबलरी सेलेक्ट की जाती है जो एसेंशियल हो, यानी जिसके बिना काम नहीं चल जाता, और जो जनरल लाइफ में ना कोलिकल लैंग्वेज है ना, जो बोलचाल की भाषा है जिसमें जो काम आती है, वही वोकेबलरी ली जाती है। रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट आफ्टर मास्टरिंग स्पीच एंड बेसिक। स्पीच बोलने को और बेसिक चीजें पढ़ने के बाद ही ना रीडिंग राइटिंग स्टार्ट होती है। अगले में चलते हैं। अब देखिए इसमें फैक्ट्स देख लीजिए कुछ। ड्रिल एंड रिपीटेशन एस्टेब्लिश अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स। 275 यानी 275 केयरफुली सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स है ना, उनकी बार बार ड्रिल की जाती है, बार बार प्रैक्टिस की जाती है, इतना एस्टेब्लिश किया जाता है। इनका कहना है कि ये 275 स्ट्रक्चर्स आप पढ़ लो, आपको लैंग्वेज आ जाएगी। तो इन लैंग्वेज को इतना रिपीट किया जाता है कि हैबिट फॉर्मेशन की जाती है। आपको क्या की जाती है, आपकी आदत बनाई जाती है कि वो स्ट्रक्चर यूज करने के लिए आपको सोचना ही ना पड़े। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। क्योंकि पहले वाली में स्ट्रक्चर पे इतना जोर नहीं दिया गया था, स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर पे ही सारा जोर दिया गया है। इसमें 3000 रूट वर्ड रखे गए हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना, 3000 रूट वर्ड दिए गए हैं, 275 पैटर्न्स दिए गए। इनका कहना है कि मतलब है कि अगर आप ये पढ़ लोगे ना, तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी लैंग्वेज की और आप अपना काम निकाल पाओगे। ग्रामर एंड कंपोजिशन आर इंटीग्रेटेड विद रीडिंग लेसन्स। ग्रामर और कंपोजिशन है ना, यानी ग्रामर और जो स्ट्रक्चर है वो कैसे अपनाने हैं, वो इंटीग्रेटेड होती है, यानी जुड़ी होती है किसके लिए, रीडिंग लेसन्स के साथ। फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन दैट ऑर्डर। और फोकस किया जाता है किस पे, अंडरस्टैंड करने पे, बोलने पे, पढ़ने पे और लिखने पे, और इसी ऑर्डर में होता है ये चीज। क्या हो गया, LSRW, क्या नेचुरल मेथड फॉलो किया गया है, LSRW। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मतलब है लिसनिंग से। एम्फेसाइज एंड ओरल ओरल अप्रोच एंड एक्टिव मेथड। ओरल यानी सुनना, ओरल यानी बोलना, है ना। अप्रोच एंड एक्टिव मेथड, ये एक्टिव मेथड है, यानी काम करने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसमें बच्चे पूछते हैं सर इंग्लिश आएगी कैसे, कैसे की जाए इंग्लिश को, तो मैं कहूंगा करने से होगा, है ना। वही बात यहाँ पे, काम करने से होगा। प्रायोरिटाइज वोकेबलरी कंट्रोल, वोकेबलरी पे कंट्रोल करा जाता है भाई साहब। अब इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग लैंग्वेज हैबिट, वही बात है कि इस चीज का इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि भाई साहब जो लैंग्वेज हैबिट है वो कितनी जरूरी है, और उसी हिसाब से स्ट्रक्चर दिए जाते हैं कि बच्चा अगर इन्हें बार बार बोले तो कैसी हैबिट है वो फॉर्म होगी। बच्चे को भाई ऐसा स्ट्रक्चर दे कि उससे उसका काम निकल जाए, यानी बात यही बात आती है एंड में, हैबिट फॉर्मेशन। सेंटेंस इतनी बार रिपीट किए जाते हैं कि बच्चे को वो सेंटेंस बोलने से पहले सोचना ना पड़े, उसे जैसी सिचुएशन में रखे वो तोते की तरह है ना, वो स्ट्रक्चर्स बोलना चालू कर दे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, देखिए जैसा कि अपन ने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, अपने को पता था, अपने को पता था कि अगर अपन ने भाई इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, स्पीच पे ध्यान नहीं दिया तो वो मेथड किसी काम का ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, बाकी सारी चीजें बाद में, इन्होंने सबसे ज्यादा स्पीच पे ध्यान दिया। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ स्पीच। वही बात है कि भाई इस पे किस पे मतलब इम्फेसाइज किया जाता है, तो इफेक्टिव यूज ऑफ स्पीच। स्पीच है ना उसे इफेक्टिवली यूज करने पे ही ज्यादा जोर दिया जाता है। इंपॉर्टेंस पीपल्स एक्टिविटी, वही बात है जो स्टूडेंट है उसकी एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क, है ना, ओरल यानी बोलने वाला ओरल, ओरल वर्क, ओरल वर्क इज द बेसिक एंड ऑल द रेस्ट आर
बिल्ड अप फ्रॉम इट। वही बात है कि उसके बोलने पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बाकी सारी चीजें ना उसी पे निर्भर रहती है कि भाई बच्चा किसी सेंटेंस को बोल कैसे पाता है। ईच लैंग्वेज एज इट ओन ग्रामर, हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर्स आर टू बी टॉट, कि भाई ग्रामर सिखाने से अच्छा है कि आप इनको स्ट्रक्चर ही सिखा दो। अब देखो, एक तो मैं आपको रूल बताऊं कि भाई परफेक्ट टेंस है ना, है ना, परफेक्ट टेंस है, उसमें क्या आता है, आई के साथ हैव आता है ना, और हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब मैं इतनी बात समझा, ये सीधे ही क्या करते हैं, आपको क्या कहते हैं कि अगर आपको यूज करना है कि मैं कोई काम कर चुका हूं तो तुझे बोलना होगा आई हैव डन दैट वर्क, है ना। तो ये क्या करते हैं, सीधे का सीधे ही वो स्ट्रक्चर ही रटाते हैं, वो सेंटेंस वगैरह पैटर्न वगैरह टेंस वगैरह इनका जोड़ ही नहीं पालते, सीधा वो स्ट्रक्चर ही रटा देते हैं। ये क्या करेंगे, आपको सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर रटा देंगे, कंटिन्यूस का रटा देंगे, परफेक्ट का रटा देंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस का रटा देंगे, लेकिन ये आपको ये नहीं बताएंगे कि ये परफेक्ट है कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस है या ये सिंपल है, इस तरह से, समझे। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देते हैं। क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंगफुल सिचुएशन बाय ड्रामेटाइजेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, एक्शन स्ट्रेस्ड अपॉन। वही बात है कि डिफरेंट टाइप की मीनिंगफुल सिचुएशन दी जाती है और उनका ड्रामेटाइजेशन किया जाता है, उनका नाटकीय रूपांतरण किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन से, एक्शन से, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वन आइटम ऑफ लैंग्वेज इज टॉट एट वन टाइम। आइटम जो लैंग्वेज का एक आइटम एक ही टाइम पे टॉट किया जाता है ना। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज एम्फोसाइज, भाई कोशिश की जाती है कि जो स्ट्रक्चर है ना उनकी मास्टरी कर ली जाए बच्चे द्वारा। मतलब बच्चा और किसी चीज में अटके तो ठीक है, लेकिन वो है ना स्ट्रक्चर में नहीं अटके, उसे स्ट्रक्चर ऐसे रटवा दो जो 275 स्ट्रक्चर है वो ऐसे रटवा दो कि फिर वो लैंग्वेज के और किसी उसे उसे स्ट्रक्चर ऐसे रटवा दो कि वो बच्चा कहीं पे अटके नहीं। एक सांस बोलने के कारण अब फंबल होने लगा है, मैं खुद हकलाने लगा हूँ, इतनी देर बोलने की आदत नहीं है, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, इसी कारण गला दर्द करने लगा। अब भाई स्ट्रक्चर है ना, उनको यूज कैसे किया जाता है, देखिए उनके पीछे रूल है। यूजफुलनेस ऑफ स्ट्रक्चर, यूजफुलनेस, वो काम कितने आने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बता दिया वो कहीं पे काम ही नहीं आया, तो उसके सिखाने का मतलब क्या हुआ। द स्ट्रक्चर विच आर मोर फ्रीक्वेंट इन यूज शुड बी टॉट फर्स्ट। यही बात है कि मान लो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खाना, तो भाई सबसे मान लो सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रक्चर ही क्या हुआ, आई वांट फूड, तो ये स्ट्रक्चर उसे सबसे पहले दिखाया जाता है, या आई एम हंग्री, है ना। तो ये स्ट्रक्चर उन्हें बार बार सिखाए जाते हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर पहले सिखाए जाते हैं तो ज्यादा यूजफुल है। प्रोडक्टिविटी, अगला है प्रोडक्टिविटी। सम productivity, some if the structure are provided sorry productive, other structure can be built upon. For example, we can have two sentence pattern, Mr. Roy is here, b here is Mr. Roy. Upon the former pattern productive because we can frame many sentence on the same pattern like here is there। हाँ, यही बात है कि भाई प्रोडक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस दिखाए जा सकते हैं जिन्हें अलग अलग सिचुएशंस में यूज लिया जा सकता है। जैसे मिस्टर रॉय इज हियर, मिस्टर रॉय यहाँ पे, अब आप और कहीं पे जाओ, मिस्टर शर्मा इज हियर, मिस्टर शर्मा इज देयर, ही इज हियर, है ना, ही इज देयर। तो ऐसे करके इस सेंटेंस को मॉडिफाई करके इससे बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि भाई सेंटेंस है वो प्रोडक्टिव कितना है, यानी वो और किन किन सिचुएशनों में काम आ सकता है। सिंप्लिसिटी, भाई बात यही है कि पहले सिंपल चीज सिखाई जाती है, बाद में कॉम्प्लेक्स चीज सिखाई जाती है। तो कोशिश ये की जाती है कि बच्चे को सिंपल चीज पहले सिखाई जाए, फिर आती है टीचेबिलिटी। आइटम इजी फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई आइटम इजी होना चाहिए टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कारण कि भाई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसे बच्चे को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सके। मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, अब टीचिंग उसे बता ही नहीं सकता। मान लो एक ऐसा उदाहरण आ जाए कि भाई कानून ने किसी की गलती माफ कर दी हो, कारण क्योंकि उसने वो गलती की थी, जो गुनाह किया था वो जनहित के को ध्यान में रख के किया था। अब आप इसका उदाहरण सोचोगे तो आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जब ये ऐसा होता है, लेकिन अगर आप इसका उदाहरण सोचने बैठो तो आपको उदाहरण मिलेगा ही नहीं, तो अब आप ये बात बच्चों को पढ़ाओगे कैसे। तो ये इसकी टीचिबिलिटी मुश्किल है ना। तो इसलिए आप इसको टीच नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसे सेंटेंस को नॉर्मली छोड़ा जाता है। फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रक्चर दिन में बार बार में यूज होते हैं उन्हें पहले दिया जाता है,
जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, गिव मी योर पेन, है ना, या मैं गो टू टॉयलेट, मान लो बच्चे को ये सेंटेंस सिखा दिया, तो अब वो दिन में 10 बार इसे यूज लेगा, तो ये उसके काम आ गया, है ना। अब फिर आती है रेंज। रेंज रेंज बात यही है कि वो अपने क्लासरूम में भी टीचर को कह सकता है मैं गो टू टॉयलेट, है ना। वो अपने स्कूल में भी टीचर को वो अपने वहाँ पे जाके प्रिंसिपल को भी कह सकता है मैं गो टू टॉयलेट। वो घर पे आके अपने माँ बाप को भी कह सकता है मैं गो टू टॉयलेट। और रिश्तेदारों के बीच बैठा है तो भी वो कह सकता है मैं गो टू टॉयलेट। तो ये उसकी रेंज है ना, वो काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि बच्चा उसे हर जगह यूज कर पाए। कवरेज, ए वर्ड कवरिंग ए नंबर ऑफ मीनिंग्स, जैसे कि ऐसा वर्ड सिखाया जाए जो भाई बहुत से मतलब को एक साथ कवर कर ले। जैसे मान लीजिए मील्स है, अब इसमें डिनर भी आ गया, इसमें लंच भी आ गया, इसमें ब्रेकफास्ट भी आ गया, इसमें स्नैक्स भी आ गए, तो इसका कवरेज बहुत ज्यादा है। लर्नेबिलिटी, ऐसे सेंटेंस सिखाए जो स्टूडेंट खुद भी ज्यादा अच्छे से लर्न करना चाहता है। A teacher should focus on the item that are easy to student to learn should be taken first। मान लीजिए अब आप आते ही पहले दिन बच्चों को बताना शुरू कर दो कि रॉकेट साइंस क्या होती है। भैया एक ऐसी साइंस होती है जिसमें प्रपल्शन का प्रपल्शन की पढ़ाई की जाती है। अब बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा सिर पकड़िए बैठ जाएगी, भाई साहब ये सर कौन सी राग गा रहे हैं, कौन समझ में, जबकि 5वीं क्लास का टॉपर ने कलर का नाम बताया होगा और बताया होगा, तो बाकी की लर्नेबिलिटी ज्यादा है तो बच्चा आसानी से सीख पाओगा। स्ट्रक्चर कैसे ग्रेड किए जाते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर की ग्रुपिंग होती है। फोनेटिक ग्रुपिंग, भाई ऐसे शब्द एक साथ पकड़ना जो एक जैसी है ना साउंड करते हो, जैसे कैट, रेट, है ना, और भी ऐसे कई शब्द जो सेम हो। तो इनसे क्या होता है कि कैट हो गया, रेट हो गया, हेट हो गया, ऐसे शब्द लेके आना जिससे क्या हो कि वो एक जैसे साउंड करते हो तो बच्चा उन्हें आसानी से रिदम के साथ याद कर सके। लेक्सिकल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज इन सेम सिचुएशन, भाई सेम सिचुएशन में यूज किए जाने वाले वर्ड है। जैसे मान लीजिए अब वो यूज करे थप्पड़, स्लैप यूज करे, तो उसी सिचुएशन में वो मुक्का भी यूज कर सकता है ना, पंच भी यूज कर सकता है, और लात भी यूज कर सकता है, किक भी यूज कर सकता है। तो ऐसे समझाना कि ग्रुपिंग ऐसी हो कि सेम सिचुएशन में यूज होने वाले वर्ड सेम मतलब साथ में दे दिए जाए। मान लीजिए अब किचन में काम कर रहा है तो नाइफ भी बता दिया, है ना, उसे ग्रोसरी भी बता दी, उसे ये भी बता दिया कि स्पून्स क्या होती है, उसे ये भी बता दिया कि फोक क्या होती है ना, उसे ये भी बता दिया कि भाई चमचा क्या होता है। तो ये सारी चीजें बार बार उसे बताई जाएगी और ऐसी चीजें बताई जाएगी जो एक ही ग्रुप में यूज हो या एक ही सिचुएशन में यूज हो। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, पैटर्न ऑफ सेंटेंस सिमिलर शुड बी टॉट टुगेदर, यही बात है कि सिंपल प्रेजेंट के सारे हैं वो एक साथ पढ़ा दिए जाए, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंपेरेटिव, है ना, और तो ये सारे सेंटेंस एक साथ पढ़ा दिए जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। सिमेंटिक ग्रुपिंग, वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग ग्रुप टुगेदर, वही बात है सेम मीनिंग वाले है ना, है ना, वो एक साथ पढ़ा दिए जाए। मान लीजिए 4 शब्द है उनका मतलब एक ही निकल रहा है, तो वो क्या किया जाए, मेरे अभी कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो एक साथ पढ़ा दिए जाए। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग, सेलेक्टिंग आइटम आर फिट फॉर ईच अदर, वही बात मिस्टर रॉय इज हियर, है ना, हियर इज मिस्टर रॉय, तो ऐसे सेंटेंस भी एक साथ पढ़ा दिए जाने चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे सीएलटी। चलिए अब पढ़ते हैं सीएलटी। सीएलटी अभी तक के अपने जितने भी मेथड पढ़े हैं ना उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। इसके कारण इन्हें आराम से सुनना इसको, और ये आपके 3 से 4 नंबर बना देगा। तो चलिए पढ़ते हैं सीएलटी। चेंज कर लेते हैं। Communicative language teaching (CLT) or the communicative approach emphasize interaction as both the means and the goal of the language learning। देखिए सीएलटी में एक ही बात है, ये सबसे ज्यादा नंबर देने वाला टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक भी है, यानी सबसे ज्यादा आसान नंबर लाना इसी में। सीएलटी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों को इंट्रैक्शन करवाती है। इंटरेक्शन कौन सी भाषा में कराती है, ये बच्चों को इंटरेक्शन करवाती है टारगेट लैंग्वेज में। इसमें ये अपने नेटिव लैंग्वेज का उपयोग बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी जुडिशली उपयोग कर सकते हो, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं उपयोग करना है, बेफालतू का उपयोग करना नहीं है। और ऐसे भी नहीं है कि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें दिक्कत भी नहीं होती है ना। डेलहाइम्स है उसने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, क्योंकि देखिए नॉर्म सॉम्स की है ना लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस वो किया था, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसमें कमी क्या थी, नॉर्म सॉम्स का कहना था कि एक बच्चा है ना के अंदर एक डिवाइस होता है जिससे क्या करता है वो अपने आप है ना ग्रामर के कॉन्सेप्ट को उठा लेता है। लेकिन डेलहाइम्स का कहना था कि कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट सिखाने जरूरी भी है,
है ना। आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि इसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है सीएलटी का। हर टीचर की ये एक अप्रोच है, हर टीचर है ना इसे अलग तरह से यूज कर सकता है। ये अभी भी पूरी तरह से ओपन मेथड है, यानी आप जैसे चाहो इसका उपयोग कर सकते हो। इसके कुछ क्राइटेरिया है वो आपको मेट करना है, जैसे कि टीचर ज्यादा बोलेगा नहीं, टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता है ना। एक फैसिलिटेटर होता है टीचर, मतलब वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है, बाकी बच्चे अपना काम खुद देखते हैं। वो बच्चों को सिचुएशन देता है, या मार्केट में बैठ के बात करो। अब जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही होती है ना, मान लो किसी चीज का नाम अगर बच्चे को नहीं आ रहा है, तो टीचर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, वो नाम बच्चों को बता देता है। ठीक है। किसी लैंग्वेज में अगर बच्चों को किसी, मान लो किसी वर्ड में, किसी वोकेबलरी के किसी टॉपिक में या किसी सेंटेंस में दिक्कत आ रही है, तो टीचर क्या कर सकता है, टीचर उसे ट्रांसलेशन करके भी बता सकता है ना। तो मतलब कोई एक है ना यूनिवर्सल मेथड नहीं है, हर बंदा इसे अपने हिसाब से पढ़ा सकता है। इसी कारण ये सबसे इजी मेथड भी है। आपको बस इसका टाइम याद रखना है, ये 1980 के आसपास आया था। और डेल हाइम्स और नोम चॉम्स्की, ये दो नाम याद रखने। नोम चॉम्स्की भी इसमें नाम कम याद रखना है, ज्यादा आपको डेल हाइम्स याद रखना है, क्योंकि अगर इसमें बड़ा नाम देखे तो डेल हाइम्स है जिसने इसे फॉर्मलाइज किया था, यानी ये एक स्ट्रक्चर के रूप में बना के दुनिया के सामने रखा था। ठीक है। और 1983 के आसपास इसमें एक चीज और जोड़ी गई थी, लेटर एडेड डिस्कोर्स कॉन्फिडेंस। डिस्को देखिए, इनका मतलब ये है कि लैंग्वेज आपको ऐसी नहीं आनी चाहिए कि आप उसे बोल सको। लैंग्वेज आपको ऐसी आनी चाहिए जिससे आप कन्वर्सेशन भी कर सको किसी दूसरे के साथ। फिर इसमें एक चीज और जोड़ी गई, स्ट्रेटजी कॉम्पिटेंस, कि वही लैंग्वेज ऐसी आनी चाहिए कि आप बोलते समय अटक जाओ तो आप उस मतलब उस अटकने से निकल भी सको, यानी बातों को घुमाना भी जानो आप। मान लो अपना मारवाड़ी आवे तो आप कड़ी नहीं उड़ जा, कोई आपने कितनी बात करा लो जाए, मेरे से 5 घंटा बात करा लो, वो तो इसी सरड़ सरड़ मारवाड़ी बोलूंगा, अगलो 2 मिनट शक्ल का कान नहीं देखे मुझे थे अब देख रहे हो, है ना। तो भाई बात है कि भाई इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज सिर्फ बोलनी नहीं आनी चाहिए, उसमें कन्वर्सेशन भी होना चाहिए, यानी आप इस तरह से बात करो कि उसका कोई मतलब भी निकले। ठीक है। फिर डिस्कोर्स कॉन्फिडेंस आना, मतलब डिस्कोर्स कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटेजी कॉन्फिडेंस। अगर आप कहीं पे अटक जाओ, जैसे राजनेता करते हैं वो कहीं पे अटकते नहीं है, वो बातों को घुमा देते हैं, तो आपको भी बातें घुमानी आनी चाहिए। ठीक है। मैं इसको सही कर लेता हूँ, अगर ये खराब हो गया होगा ना, क्योंकि बाल परेशान करते हैं पढ़ाते समय, बार बार चेहरे के आगे आते हैं। तो तुम्हारे भाई ने ये लगा लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्ट और फीचर्स सीएलटी के बारे में, है ना। देखिए, सीएलटी इज यूजुअली, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले इसका, है। सीएलटी इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड एज ए बोर्ड अप्रोच, है ना, टू टीचिंग। ये एक बोर्ड अप्रोच है, ठीक है, सिर्फ मेथड नहीं है, ये एक अप्रोच है, रेदर देन जस्ट ए टीचिंग मेथड। मतलब सिर्फ टीचिंग मेथड नहीं है, ये एक बोर्ड अप्रोच है, ब्रॉड अप्रोच है। क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस, ये बहुत सारे क्लासरूम प्रैक्टिस को बनाई जाती है, और जब ये प्रैक्टिस की जाती है तो अपन क्या बोलते हैं, भाई सीएलटी फॉलो हो रही है, सीएलटी अप्रोच फॉलो हो रही है। अब वो क्या क्या प्रैक्टिस है वो देख लेते हैं अपन। An emphasis on learning to communicate through the interaction of target language, भाई कम्युनिकेट करना सिखाया जाए, जब बच्चों को उस लैंग्वेज को बोलना सिखाया जाए, एक दूसरे को इंटरेक्ट करना सिखाया जाए, वो एक एक्टिविटी है किसके अंदर, सीएलटी के अंदर। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट इनटू द लर्निंग सिचुएशन, भाई लर्निंग सिचुएशन में ऑथेंटिक टेक्स्ट कैसे उतारा जा सकता है, वो एक सीएलटी की खासियत है। द provision of opportunities for learner to focus not only to language but also the लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ, कि भाई ये इतनी शानदार है कि यहाँ पे सिर्फ गोल नहीं, जो मंजिल है ना वो भी इतनी शानदार है, यानी बच्चों को जितना गोल अचीव करने में जितना मजा आएगा ना, उतना ही मजा बच्चों को उस अचीव करने में, जो वो जर्नी कर रहे हैं, जो वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनमें भी उन्हें मजा आना चाहिए ना। एन एनहेंसमेंट ऑफ लर्नर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। एन इम्पोर्टेंट एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट टू क्लासरूम, वही बात है कि जब लर्नर का खुद का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस होगा, उसे उसे बहुत ज्यादा मजा आएगा ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट है लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे का लैंग्वेज में इंटरेस्ट बनेगा, वो उसे अलग अलग सिचुएशनों में यूज कर पाएगा, तो वह बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। एन अटेम्प्ट टू लिंक क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग विद लैंग्वेज एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, कि ये एक अटेम्प्ट है, कोशिश होती है किसकी, कि क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है ना, उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ के बताना। यानी बताया जाता है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाओ तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आप अगर कोर्ट रूम में जाओ तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, जब आप सास रह जाओ तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। बहुत ढंग से ना आवे ना, बस जाना की देर है, वास्तव तो घड़ी लाग रही है तारे, लेकिन किन कर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, है ना।
Whenever possible, authentic language as it is used in real life should be introduced to classroom. अब देखिए सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज कैसे सिखानी है, जैसे बोलचाल की भाषा में जो से बाहर जैसे पूरी दुनिया में जैसे लैंग्वेज वो यूज होती है ना, उसी तरह उसे क्लासरूम में दिखाना है। यानी किताबी भाषा नहीं सिखानी है, कोलिक्युल लैंग्वेज सिखानी है, बोलचाल की भाषा सिखानी है। भाषा ऐसी सिखानी है कि बच्चे उसमें कन्वर्सेशन कर सके एक दूसरे से। किताबी भाषा से एक दूसरे से बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो किताबी भाषा है। उन्हें असल दुनिया की भाषा को समझना होगा और ऐसी ही भाषा क्लास में इंट्रोड्यूस भी की जानी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, टू फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स और राइटर्स एटीट्यूड इज द पार्ट ऑफ बीइंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। भाई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है? आप सिर्फ बोलना नहीं जानो, आप बात करना जानो। और बात करना कैसे जानोगी? अगला कोई सेंटेंस बोल रहा है, अब वो रिटोरिकल टून में बोल रहा है, सार्केस्टिक टून में बोल रहा है ना? और या वो हंसी में बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है, या वो बैंटरिंग टून में बोल रहा है, वो किस टोन में बोल रहा है वो भी तो अपने को पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसके बाद का अप्रोप्रिएट जवाब दे पाएंगे। तो ये चीज भी जरूरी होती है और यही है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसे ही अपन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं कि अपन बंदे की टोन समझ पाए कि वो बोलना क्या चाहता है। वन फंक्शन may have several linguistic form since the focus on the course is on real language use, a variety of structure are presented together। देखिए वही बात है कि एक ही सिचुएशन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, तो आपको एक साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को भी सीखना पड़ सकता है। मान लीजिए अब जैसे आप मार्केट में हो, या मान लीजिए सिचुएशन है कि बंदा गली में खड़ा है, दूसरे अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो आपको पता है बहुत से टॉपिक इंट्रोड्यूस होंगे, वो बहुत से टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। एक ही टॉपिक में कई तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यूज होंगे, अफर्मेटिव यूज होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होंगे, है ना? बैंटरिंग टोन यूज होगी, वो एक दूसरे से हंसी मजाक करेंगे, हंसी मजाक करने को बोलते हैं बैंटरिंग करना, ठीक है? बैंटरिंग टोन यूज, सार्केस्टिक टोन यूज होगी, है ना? आयरोनिक टोन यूज होगी। तो अलग अलग चीजें यूज करेंगे तो एक ही सिचुएशन में वो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। भाई जो टारगेट लैंग्वेज है ना, उसे यूज एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, उसे एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन की तरह भी पढ़ा जाता है और स्टडी के ऑब्जेक्ट से भी पढ़ा जाता है। यानी उसे यूज करना भी पढ़ा जाता है और उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट तो है नहीं, हर टीचर इसे अपने हिसाब से पढ़ाता है, तो कोई इसे कैसे भी पढ़ा सकता है। बस कुछ क्राइटेरियाज है जो मेट होने चाहिए, जैसे कि रियल लाइफ लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, बच्चे को रियल लाइफ लैंग्वेज आनी चाहिए, उसे सिचुएशंस में डाल डाल के वो भाषा बुलानी चाहिए। ये क्या, ये कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे देखिए मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, एरर्स आर टॉलरेटेड एंड देन ए नेचुरल आउटकम ऑफ लर्निंग प्रोसेस। कि भाई एरर्स है वो तो आएंगे, एक बच्चा अगर सीखने की कोशिश करेगा तो उससे गलतियां होगी, और यही गलतियां क्या है, ये गलतियां एक नेचुरल आउटकम है। अगर बच्चा सीखेगा तभी तो गलतियां करेगा और तभी उन गलतियों को सुधारेगा। पता है गलतियां कैसे सुधारी जाती है? उसे बीच में टोका नहीं जाता, बात खत्म होने के बाद कहा जाता है, उसे वही चीज सही तरह से यूज करके बताई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है आई एम एट रिस्क, तो टीचर कहता है आई एम एट रिस्क या आई एम एट रिस्क? तो हाँ, बच्चा बोलता है आई एम एट रिस्क, आपका ये बात सही है ना, आई एम एट रिस्क। तो उसे ऐसे बात को सुधार के बताया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अप्रोच इज टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस अप्रोच का? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है ना, वो अचीव किया जाए। वो कैसे होगा? बच्चे को बार बार में रियल सिचुएशन में डाल के उसे टारगेट लैंग्वेज में जब बुलवाया जाएगा, बात की जाएगी, उसे कोलिक्युलर लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तो क्या होगा? कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड। भाई वही बात है कि जुडिशियस यूज, न्यायिक उपयोग है ना मातृभाषा का, वो कर सकते हैं, जहां जरूरत पड़े वहां यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू नेगोशिएटिंग मीनिंग, है ना? स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो मीनिंग को नेगोशिएट कर सके, अपनी मीनिंग को बता सके। देखिए लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी में ना, आप चाहे सही प्रोनाउंसिएशन ना करो, है ना, आप फ्लुएंट भी ना हो चाहे, लेकिन आप मीनिंग है ना वो सही से कन्वे करनी पड़ेगी आपको। मतलब आपको ऐसी इंग्लिश बोलनी है कि अगले को समझ में आ जाए, चाहे वो कितनी टूटी फूटी हो, लेकिन अगले को समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में फ्लुएंसी और मीनिंग दोनों हो, और एक ऑप्शन हो ए और बी दोनों, तो आपको ए और बी दोनों चूज करना है। लेकिन टॉप पे आपको हमेशा मीनिंग को रखना है। सीएलटी में सबसे ज्यादा है ना मीनिंग होती है, इसमें कहा भी जाता है मीनिंग इज पैरामाउंट, यानी सबसे ज्यादा टॉप पे क्या होगी? मीनिंग होगी। आगे चलते हैं। In communication, the speaker has a choice of what he will say and how she or he will say। कि भाई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में ना उनके पास आज़ादी होती है,
बस सिर्फ टीचर इतना कहेगा तुम्हें ये सिचुएशन है, इसमें तुम्हें बाजार जाना है, ये सामान लेके आना है। अब चॉइस ऑफ वर्ड उसकी खुद की होगी, चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर उसकी खुद की होगी, है ना? चॉइस ऑफ सिचुएशन उसकी खुद की होगी, हर चीज हर वर्ड वो खुद चूज करेगा। और इससे क्या होगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें वो भाई क्रिएटिविटी दिखा सकता है अपनी। जब वो क्रिएटिविटी दिखाएगा तो उसकी लैंग्वेज और ज्यादा सुधरेगी, है ना? इसीलिए क्या किया जाता है कि बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है। मैंने अभी भी कहा था कि टीचर क्या है, टीचर इसका फैसिलिटेटर है। वो उन्हें वो सिचुएशन बना के दे देगा, अब वो सिचुएशन में बिहेव कैसे करेगा वो उनकी खुद की मर्जी है। आगे चलिए। द रोल ऑफ द टीचर इज दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तौर पे है। एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटीज एंड एज एन एडवाइजर सुपरवाइजर ड्यूरिंग द एक्टिविटी। वो एक्टिविटी शुरू करके दे देगा, फिर ऑब्जर्व करेगा सिर्फ। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो वो बच्चों की हेल्प कर देगा, कुछ चीज अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो वो बच्चों की हेल्प कर देगा, बाकी वो बीच में नहीं बोलेगा, है ना? गेम एंड रोल प्ले आर टू इम्पोर्टेंट टेक्निक्स। बच्चों को गेम खिलाए जाते हैं जिससे वो लैंग्वेज यूज कर सके, या रोल प्ले करवाए जाते हैं जिससे वो लैंग्वेज यूज की जाए। और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है सीएलटी। क्लासरूम में एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है देखिए। रोल प्ले हो जाता है, बच्चे को ऐसा बनाया जाता है कि एक तो इंटरव्यू होता है और एक इंटरव्यूअर होता है। और एक बंदा तो इंटरव्यू लेता है और एक बंदा इंटरव्यू देता है ना। तो ये बात भी मतलब ऐसा भी सिचुएशन बच्चों को बना के दी जाती है ताकि वो अपने लैंग्वेज को है ना अच्छी तरह से यूज कर सके। इन्फॉर्मेशन गैप होना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन गैप क्या होता है, बच्चे को नॉलेज में कमी होगी तभी तो उसकी पूर्ति होगी। मतलब किसी चीज को बच्चा नहीं जानता, अब टीचर उसे बताएगा तभी तो वो जानेगा उस चीज को। गेम्स गेम्स बच्चे खेलेंगे, लैंग्वेज गेम्स होंगे जिसमें बच्चे की लैंग्वेज और ज्यादा इनहेंस हो सके। लैंग्वेज एक्सचेंज, एक दूसरे से बात करेंगे, लैंग्वेज एक्सचेंज होगी, उसको जो पता है वो इसको पता चलेगा, इसको जो पता है वो उसको पता चलेगा। मान लीजिए वो किसी सेंटेंस को किसी तरह से यूज लेता है तो बच्चे को समझ में आएगा, हाँ यार मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी यूज ले सकता हूँ। सर्वे, ऐसा बता मतलब मान लो एक बंदे को तो फैमिली बना दी 5-6 लोगों को, एक को सर्वे करने भेज दिया तो वो जाएगा सर्वे करेगा, अब वो उनसे सवाल पूछेगा, वो जवाब देंगे। ये भी हो सकता है। पेयर वर्क, जोड़ीदार की तरह भी वो काम कर सकते हैं आपस में। और लर्निंग बाय टीचिंग, यानी बच्चे एक दूसरे को टीच भी करेंगे तो क्या होगा, लर्निंग बाय टीचिंग। अब कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग के फायदे क्या है वो देख लेना। फोकस ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, मैं शुरू से एक ही राग ला रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, रियल लाइफ जो सिचुएशंस होगी उनका यूज किया जाएगा। encourage learner to use language in meaningful and practical context, improving their ability to interact efficiently। वही बात है कि भाई efficiently वो interact कर सके एक दूसरे से, इसलिए उन्हें colloquial लैंग्वेज सिखाई जाएगी और रियल लाइफ है ना सिचुएशन दी जाएगी। सॉरी, एनहेंस फ्लुएंसी, उनकी फ्लुएंसी पे जोर दिया जाएगा कि एक मतलब चीजें उन्हें इतनी बार बुलाई जाएगी, इतनी बार बार उन्हें सिचुएशन में डाला जाएगा कि उनकी लैंग्वेज फ्लुएंस हो जाए। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि मीनिंग है ना वो टॉप पे रहेगी, मीनिंग को पैरामाउंट कहा जाएगा। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी। आपको पता है कि टीचर बोलेगा ही नहीं, जो भी काम करेगा जैसे भी करेगा जिस तरह भी करेगा सारा कौन करेगा, टीचर वो स्टूडेंट करेगा। तो ये क्या होगी, स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच होगी, या स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी, बाल केंद्रित अप्रोच होगी एक तरह से। इंटीग्रेट स्किल्स, कंबाइन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इंश्योरिंग होलिस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाई समग्र विकास होगा उसके, रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग स्पीकिंग चारों चीजों का एक साथ विकास होगा। ये सबसे बड़ी बात है सीएलटी की, है ना? प्रमोट प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, encourage learner to consider social cultural and improving intercultural कॉन्फिडेंस। वही बात है, वो किसी लैंग्वेज के बारे में सीखेगा, उनकी सिचुएशंस को परफॉर्म करेगा, है ना? उनके नाटकों को परफॉर्म करेगा तो उनके कल्चर के बारे में समझेगा। engaging and interactive, use authentic material role play and group activities to make learning dynamic and enjoyable। वही बात है, लर्निंग को गतिक और enjoyable कैसे बनाएंगे, जब अब मान लो अपने को कभी अपने साथ ये ऐसा हुआ है क्या, अपने टीचर ने कभी अपने को इतनी मतलब छूट दी है क्या कि अपन आराम से किन्हीं के साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ बैठ के इंग्लिश में बात करें, उनसे हंसी मजाक करें और करें जिससे अपनी लैंग्वेज में क्लास में सांस जोर से ले लेता अभी पर तो थप्पड़ पड़ जाता। ये दिक्कत है। कमी क्या क्या है, निगलेक्ट ऑफ ग्रामर, बच्चों को ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाई जाती जिसके कारण उनके बहुत सी चीजों में कमियां रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अब उन्होंने बोलनी तो सीख ली, अब मान लो आगे जाके अगर उन्हें कॉम्पिटिशन में ये चीज चाहिए होगी तो उनकी दिक्कत होगी। टीचर चैलेंज, भाई इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, इतने सबर वाले टीचर्स नहीं मिलते, बच्चों को कूटते देर ही नहीं लगाते टीचर्स। तो ऐसे टीचर्स भी होने चाहिए जो इस मतलब सिचुएशन को संभाल सके।
रिसोर्स इनिशिएटिव इंटेंसिव, डिमांड ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, भाई बहुत से मटेरियल्स है, मान लीजिए बच्चे हैं वो सब्जी का स्टॉल लगा के सब्जी खरीदने की अगर सिचुएशन जनरेट कर रहे हैं, तो सब्जी का स्टॉल चाहिएगा, टेबल चाहिएगी, कुर्सी चाहिएगी, उस तरह से रिएक्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए कि वो अवेलेबल हो नहीं पाती है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है। यही बात है, टाइम कंज्यूमिंग है। फोकस ऑन इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस कैन स्लो डाउन द सिलेबस कवरेज। कवरेज होने का मतलब ही नहीं है, मान लो अगर एक बच्चा है और उसे आपने एक सिचुएशन दी है तो उसे परफॉर्म करने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे। क्लास में अगर 20-30 बच्चे हुए तो सोचो कितना टाइम लगेगा। तो इससे अपने को एक बात पता चलेगी, क्लासरूम भी छोटे होने चाहिए, तो बड़े क्लासरूम में भी ये काम नहीं आ सकती, है ना? और कल्चरल मिसमैच, एक बच्चे को उस कल्चर के बारे में पता ही नहीं है और आप उससे उस सिचुएशन परफॉर्म करवा रहे हो, वो बेचारा कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अपने सारे टीचिंग मेथड खत्म होते हैं और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं जल्दी ही आप सब के लिए 2011 से लेके 2022 तक के जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज 2 के पेपर हुए हैं उन सब की मैराथन लेके आ रहा हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना।